بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह, थैंक यू. आज सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ फॉर द लेट स्टार्ट. हमारी कोशिश हमेशा होती है टाइम पे करें और पास्ट फ्यू मीटिंग्स हमारा बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, सो आई सिंसियरली अपोलोजाइज़ फॉर दिस लेट स्टार्ट टुडे. मैं रिक्वेस्ट करूँगा अदनान साहब से कि आज की जो पीएससी की मीटिंग इसका काइंडली एजेंडा हाउस से शेयर कर लें. अस्सलाम वालेकुम. आज के एजेंडे पर हमारे पास पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ ऑफ पंजाब साउथ, जिसमें कैटल मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज ऑफ साउथ शामिल हैं, वो नेक्स्ट 2 डेज़ हमारे 29 और 30 सितंबर को डिस्कस होंगे. जी, इंट्रोडक्शंस करा लें मीटिंग शुरू होने से पहले. आई स्टार्ट विद माई सेल्फ, अहमद इकबाल, MPA PP 54, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3. मलिक साहब. काशिफ पढ़ियार, MPA PP 134, मेंबर PSC. जी, पीर अशरफ रसूल, MPA PP 138 फिरोज़ाला. अहमद लगारी, MPA PP 291 DG खान. अली लगारी, MPA PP 290 DG खान. मोहम्मद अख्तर, एडिशन फाइनेंस सेक्रेटरी. अजनफर अब्बास, DG आर्ट साउथ मुल्तान से. मोहम्मद मुस्तफ़ा अबड़ो, डायरेक्टर ऑडिट साउथ पंजाब मुल्तान. सर लतीफ़ खान, एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट. सर शकील अहमद, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट. सर अब्दुर्रज़ाक डोगर, CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी. नईम अख्तर, CEO बावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी. ताहिरा कौसर, डायरेक्टर ऑडिट मुल्तान. मदीहा हसन, डायरेक्टर ऑडिट बावलपुर. जी, थैंक यू. इसके अलावा जो एक जी राना मोहम्मद अरशद, MPA PP 133, चीफ विप पंजाब असम्बली. राज शौकत अजीज भट्टी, MPA रावलपिंडी. थैंक यू जी. मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लास्ट टाइम हमने एक इंस्ट्रक्शन पास की थी PSC की मीटिंग के हवाले से, अदनान साहब वो आप हाउस से शेयर कर लें रिगार्डिंग अटेंडेंस ऑफ ऑफिसर्स, रेलेवेंट पीपल ओनली. सबके लिए. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो क्या देखें जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो तो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इधर PSC में आंसरेबल हैं वो ये मीटिंग अटेंड ज़रूर करें, लेकिन जो साथ में स्टाफ इतनी ज़्यादा तादाद में आया हुआ है उनके आने की ज़रूरत नहीं है. हमने लास्ट टाइम भी ये चीज़ कही थी कि पूरे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपना वर्क स्टेशन छोड़ के, ड्यूटी स्टेशन छोड़ के PSC की मीटिंग पे आ जाते हैं. इधर कमरे में भी रश पड़ जाता है, गैर ज़रूरी लोग आते हैं, उस पर TADA के बिल्स बनते हैं. तो वी डोंट वांट दैट कि एक मीटिंग की वजह से 10 लोग जो हैं वो एक दफ्तर से उठ के आएँ. सो काइंडली इस नंबर को आइंदा आने वाली मीटिंग्स के लिए
रिस्ट्रिक्ट करें टू 1 or 2 सीनियर पीपल फ्रॉम दैट ऑफिस, दैट्स इट। बाकी ये कि फ़ाइल्स वगैरह उठाने के लिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो असेंबली का स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल है, अगर नीचे से ऊपर लाने में दिक्कत है वो हम खुद अपनी चीज़ें उठा के लेके आते हैं यहाँ पे। सो काइंडली इसका नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखिएगा। विद दैट आई हैंड ओवर द मीटिंग टू DG ऑडिट। Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim, sir. May I start, sir? Sir, this audit report on the accounts of Public Account Committee of Punjab South for the audit year 2022 and 23 is presented before this August PSE 3. The audit report contains 151 audit paras after clubbing of 247 audit observations pertaining to compliance audit of 4 waste management companies, Bahawalpur, DG Khan, Faisalabad, Multan, and Punjab Cattle Market Management and Development Company, Lahore, 5 sub-offices at Bahawalpur, DG Khan, Faisalabad, Multan, and Sahiwal. Furthermore, apart from compliance audit, the audit report also contained audit paras of thematic audit of service delivery by above 4 stated waste management companies, sir. Audit observation amounting to rupees 16,259.801 millions were raised as a result of this audit. This amount also includes recoverable amounts of 2,567.1267 millions as pointed out by audit. Consolidated summary of audit observation on the account of public sector companies classified by type of irregularity is as under, sir. There are, sir, 5 categories in which these observation paras has been classified, sir. First one is non-production of records. It is almost 178 million rupees that record has not been produced. Reported cases of fraud, embezzlement, and misappropriation, sir. 52.79 million amount has been pointed out, sir. HR and employee-related irregularities, 3,079.262 million, sir. In total, sir, 16,259.81 millions amount has been pointed out. An amount of rupees 107.911 million has been recovered and verified by audit, out of which rupees 36.012 million was recovered after rescheduling of this PAC meeting, sir. And this signifies the importance of accountability by the public representatives, sir. Sir, first category is waste management companies brief of WMCs. The audit report contains 71 audit paras after clubbing of 111 audit observation pertaining to 4 waste management companies, sir. DG Khan, Multan, Faisalabad, and sir, Bahawalpur, sir. ये 1 साल की रिपोर्ट है ना, 2022-23 की? सर इसमें सर रिपोर्ट 1 साल की ऑडिट ईयर हमारा है 2022-23 और अकाउंट्स हैं इसमें 2 साल के, सर, 2020 and 21 and 21 and 22, सर. तो ये जो 2 साल के अकाउंट्स हैं इसमें आपकी टोटल ऑडिट ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 16.2 बिलियन रुपीस की हैं? यस सर. सर ये थोड़ी सी क्लैरिटी फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, अदर्स का फिगर जो है व्हाट डज दैट डेमोन्स्ट्रेट? सर others? Yes, sir. Sir, इसमें थोड़ा सा ताकि idea हो जाए. Sir, there are some paras which are not included these above 4 mentioned categories. Those have been included in this other categories, so that all the paras of 151 are accounted for, sir. That is why these have been. That I understand. मैं कह रहा था कि इसमें कोई सीधा से एग्जांपल दे दें कि इस नेचर की, बिकॉज अमाउंट काफी बड़ी है ना. Yes, sir. Sir, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये अदर्स जो है ये सर इसमें आगे अगर हम इसको डिस्कस करें कहेंगे तो पहले मैं उसको देख लेता हूँ, सर, या अगर इन सीक्वेंस अगर कहेंगे तो उसमें आ जाएगी, सर. देखिए ना, अदर्स का क्या मतलब है, ये बेसिकली सो एक तो वो हमारे हो गए ना, एक तो रिकरिंग नेचर के पैराज हैं जिनको हमने क्लब कर दिया. यस सर. बाकी अदर्स जो हैं ये सर ये पैराज वही हैं लेकिन इन अबव 4 कैटेगरीज में वो फॉल नहीं कर रहे थे, तो उनको हमने अलग एक. इनमें कोई ऐसे पैराज तो नहीं है जो रिकरिंग नेचर के हैं? सर वो अगर तो हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं, हर रिपोर्ट. या जो क्लरिकल एरर्स मिस्टेक्स की वजह से हैं, या
So these are the paras regular जैसे दूसरे ये मटीरियल पैराज है जैसे, और इनकी कैटेगरी क्योंकि ये अलग अलग एक एक कैटेगरी थी, तो इनको अगर सेपरेट लिखते तो हमारे बहुत सारे कैटेगरीज बन जाती हैं यहाँ पर सर। तो उनको हमने इकट्ठा करके एक अदर्स के नाम से एक और कैटेगरी बना दी है जिसमें ये सारे शामिल हैं सर। सर ये 107 मिलियन जो रिकवर हुए हैं, ये इसी अमाउंट में से रिकवर हुआ है जो ऊपर लिखी हुई है, या ये ऑन टॉप ऑफ दैट है? सर ये 2567 जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट थी उसमें से 107 मिलियन कितनी रिकवरेबल है सर? 2567 मिलियन। ये आपने कैसे डिटरमिन कर लिया सर? इसमें हमारे 2000 सर 567 मिलियन सर। 567 सर, इट इज़ इन पैरा 2 सर। अच्छा, ये आपने प्री पीएससी में डिटरमिन किया? अच्छा, ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स में जो इस रिपोर्ट में शामिल उसमें सर रिपोर्ट में सर इंक्लूडेड है सर। और कोई सवाल या आगे चलें जी? चलें। Sir, first one is the waste management company, sir. And these are 6 categories, sir. For the purpose of PS3 meeting, 71 paras are included in this waste management company report, which have been grouped into 6 major categories on the basis of their similar nature, sir. Other paras which are standalone and cannot be grouped are placed in the category of others, sir. Each category is further divided into subcategories on the basis of similar nature involved. Detail is as under, sir. Non-production of records, sir. There is one issue, and 2 paras are involved in this category, sir. Fraud, embezzlement, and misappropriation, sir. There is 1 para, and 1 issue involved in that. Procurement-related irregularities, there are 6 issues, and 24 paras are involved in this category, sir. HR, employee-related irregularities, there are 5 issues and 12 paras are involved in this category, sir. Banking operations related irregularities, there are 2 issues and 2 other paras involved. Other category includes 7 issues, sir, and there are 30 paras involved, sir. There are total 32 issues which are included in this waste management companies, and there are 71 other paras, sir. The first one category is, sir, non-production of records, sir. Non-production of record of 178 millions. So there are 2 other paras in which the different record has not been provided to audit, sir. Amounting to 178 million, sir. These records include service record, original service books, withdrawal of fuel charges without logbook, maintaining of logbook, sir. Tender documents were not produced, personal files and minutes of BOD meetings were not produced, sir. Sir, first para is, sir, 2.2.1, sir. And there are DG Khan, sir, it is 131 millions. Para, sir, in this paragraph, LPC, service book, personal files, appointment orders, contract employees, regularization orders, and other service record of sanitation staff was not provided, sir. And other para is of Multan, sir, 2.4.1, sir. इसमें सर लॉग बुक्स हैं 133 व्हीकल्स हैं जो लॉग बुक्स हैं वो हमें प्रोवाइड नहीं की गई है, और हम सैंपल बेसिस पर भी चेक करने के लिए इनको प्रोवाइड किया, लिस्ट प्रोवाइड की थी, तो ये प्रोवाइड नहीं किए गए, सर. सर दिस इज द सिचुएशन इन दिस ऑडिट पैरा, सर. पैरावाइज चलने का शुरू करें. ये पहला वाला जो डीजी खान वाला है, इसको ब्रीफ में बताएं कहाँ पर है ये. जी अस्सलाम वालेकुम जी. पेज 2 सर, ब्रीफ का सर, पेज 2 है सर. सही है ये ब्रीफ में, ब्रीफ का ये जी. 53 पेज नंबर 53 पे
to Section 14(2) of Auditor General Function and Officer in Charge. CEO DG Khan Waste Management Company paid an amount of rupees 131 million on account of salaries to sanitation staff during the financial years 2021-22. Sanitation staff was transferred from MC DG Khan and placed at the disposal of DG Khan Waste Management Company under SAMA, but relevant record, that is last pay certificate, service books, personal files, appointment orders of contract employees, regularization orders, and other service record were not produced despite repeated requests. The detail is given below. Pay for contract staff, number of employees 140, amount 43 million. Pay for permanent employees, number of employees 83, amount 27 million. Pay for contract staff 156, amount 38 million. और इसी तरह पे फॉर परमानेंट एम्प्लॉई 72, अमाउंट 22 मिलियन, टोटल 131 मिलियन. ये तो चेयर आपकी इजाज़त से मैं कहना सेक्रेटरी साहब इसमें तो ये लिख रहे हैं कि इन लोगों ने आपके सीईओ को 4 लेटर्स लिखे हैं फॉर द रिकॉर्ड, तो वो कॉर्पोरेशन के सीईओ साहब इनको नहीं दे रहे एज पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. हम इस पे एक तो इंक्वायरी कर लेते हैं और इसका बता देंगे अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उन्हें इतला मिली और उन्होंने नहीं दिया तो हम सीईओ को फिक्स करेंगे. लेकिन सर मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, आप इधर ज़रा इनकम्बेंसी देखें सर. अब ये एक स्ट्रक्चरल इशू भी है. आप देखें कि 2 सालों के अंदर सीईओ कितने चेंज हुए हैं. पहला मोहम्मद यार सीईओ 1 साल से 22 साल तक 22 दिन रहा है वेस्ट मैनेजमेंट. आगे आप देख लें असद चांडिया 23 साल से 24/9 2 महीने. आगे मोहम्मद रमज़ान 27/9 से 19/1/2022, ये भी कुछ 4 महीने ठीक, बल्कि 3 महीने. फिर ताहिर जावेद अंसारी 19/1/22 से 30/6/22, ये कोई 5 महीने गुजार गया. फैसल इकबाल ये एक्टिंग सीईओ थे. तो सर ये जो हमारा इशू ये है ना कि आप सारे प्राइवेट सेक्टर से हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हो या प्राइवेट हो, अगर आप 3 महीने बाद उसकी मैनेजमेंट चेंज करते रहेंगे तो सर वही आपको फिर इसी तरह के मसाइल मिलेंगे. तो दिस इशू नीड्स टू बी एड्रेस्ड कि आप अपने लोगों को जिसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, तो वी नीड टू इंश्योर कि आप उनको, ताकि फिर उनसे आप रिस्पॉन्सिबल हम पूछे ना इनसे. अब ये जो 2 महीने के लिए आया या 4 महीने के लिए आया, उससे अगर आप पूछेंगे वो कहेगा सर मैं तो बस नहीं. बट सर एक सवाल है, क्या तो ये बस मेरी सीएफओ तो नहीं ना चेंज हुए? रिकॉर्ड मेंटेन करना एक कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी SECP, ये तो उसकी मतलब प्राइमरी ड्यूटीज़ में शामिल है उसकी, CFO की, कंपनी सेक्रेटरी की, कि एक चीज़ डॉक्यूमेंट जो है वो इन ऑर्डर होना चाहिए तनख्वाहें देने से पहले. इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो भी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है. So how can a public sector company, Section 42 company, get away with this excuse that they did not have the record? और ये कोई देखें ये बड़ा सीरियस पैरा इसलिए है कि ड्यूरिंग ऑडिट, जब ऑडिट की टीम वहाँ गई, उन्होंने यकीनन आपके सारे एक्सपेंसेस ऑडिट किए होंगे. उन्होंने देखा होगा जी ये 131 मिलियन का खर्चा है जिसका पीछे कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है. तो ड्यूरिंग ऑडिट इन्होंने कहा होगा कि भाई अपना आप दिखाएं कि आपने कौन से एम्प्लॉयज़ भर्ती किए हैं, उनके ID कार्ड नंबर दिखाएं, उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स दिखाएं. मैनेजमेंट ने ये चीज़ें नहीं दिखाई और ये ऑडिट पैरा प्रिंट हो गया. आपको प्रिंट करने से, ये आपको बता के प्रिंट करते हैं कि जी आपने चीज़ें प्रोड्यूस नहीं की. उसके बाद जैसे लगारी साहब ने पॉइंट आउट किया है कि 4 दफ़ा ख़तो किताबत हो चुकी हुई है, रिकॉर्ड इज़ नॉट अवेलेबल. सो वी विल अज्यूम कि दिस रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट. If after so many years this para is outstanding, इसका मतलब है कि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, which puts this whole expense of 131 million under doubt. ये एक डाउटफुल एक्सपेंडिचर हो गया कि क्या आया वहाँ पे लोग एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते. ये फर्स्ट पेमेंट भी हो सकती है, ये गोस्ट एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं. There is no documentation provided to date to prove otherwise.
So I would like to add something. Sir, and this is not like the most ideal situation, but high turnover ratio SEOs की and all that. लेकिन once again एक fiscal responsibility, continuity तो वो तो हर firm की होती है, private हो या so I guess के वो तो मेरी एक observation थी जब ये tenure देखा. I mean it's not the ideal of situation. मैं इसमें ऐड करना ये चाहूँगा जनाब चेयरमैन, वो भी आपकी इजाज़त से और आपकी तवज्जो चाहूँगा जनाब चेयरमैन. इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है सर, उन्होंने शुरू में बात की कि हम इसकी इंक्वायरी कर लेते हैं. इस बात पे हमने माजी में कई दफ़ा बात की कि इंक्वायरीज जो होनी चाहिए वो यहाँ आने से पहले होनी चाहिए. फिर एक हमने प्रोसीजर तय किया कि एक प्री PAC मीटिंग रखी गई कि इसमें आने से पहले अगर कोई कमी पेशी है तो पूरी कर ली जाए. अब उसमें मैं जो देख रहा हूँ सर, एक बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग सी सिचुएशन है कि प्री PAC कंडक्ट की गई 22 सितंबर को और उसमें 30 डेज़ का टाइम दे दिया गया टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, मतलब हम किस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? अगर इन्होंने प्री PAC में ऑलरेडी उनको 30 डेज़ दे दिए हैं तो व्हाट आर वी हियर फॉर? ये एक और टेक्निकल तरीका है इसको लिंगर ऑन करने का, प्रोक्रेस्टिनेट करने का. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सर. ये ब्यूरोक्रेटिक जो चालाकियाँ हैं ना सर, दीज मस्ट नॉट बी टॉलरेटेड एनी मोर. जी बताएं, ऑडिट आपने क्या प्री PAC में क्या किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इसकी सर कोई DAC नहीं कन्वीन की गई थी. DAC भी नहीं हुई? यस सर, DAC में जो होते हैं ना ऑडिट रिपोर्ट प्रिंट करने से पहले जो हमारी होती है ऑडिट के फौरी बाद, वो नहीं हो सकी. जिसमें अगर होता तो शायद रिकॉर्ड प्रोड्यूस करते तो हम इसको वेरीफाई कर लेते. आफ्टर सर दैट सर प्री PAC हमारी दो सर इसमें हमने एज़ पर PAC जो डायरेक्शन है हमने 2 PACs की. एक हमारी है 15 और 16 हमारे सितंबर को हमने सर 2 डेज़ के लिए वो प्री PAC 1 की सर, और दूसरी सर हमने 22 सितंबर को सर सेकंड प्री PAC की. हमने कहा अगर कोई, क्योंकि ऑनरेबल PAC की डायरेक्शन के देखें कि अगर कोई कंप्लेंट्स है तो आप इसको वॉच कर लें. 2 PACs की तो उसमें सर यही प्री PAC में जो डिसीजन हुआ कि हमने आपके सामने आना है तो कोई एक्शन हम ले कर जाए आपके सामने. अदरवाइज बाकी तो सर ये आप पहली PAC में भी आपने 30 डेज दिए जो आपने 15 सितंबर को की सर. देन यू कंडक्टेड अनदर PAC ऑन 22 सितंबर, ऑलमोस्ट 1 वीक लेटर आपने फिर 30 डेज दे दिए. तो इसका क्या मतलब है? सही वही है जो फर्स्ट वाला था सर. इसमें सर ये था कि जो पहले डिसीजन 15 और 16 सितंबर को जो डिसीजन हो चुके थे उस पर हमने प्री PAC में कोई और डिसीजन नहीं किया. जिसमें कोई कंप्लायंस थी, कोई वेरिफिकेशन थी, उसमें हमने जो सेकंड प्री PAC थी 22 सितंबर को, उसमें हमने कोई उस पर कोई जो डेवलपमेंट थी वो से चेक किया. सर सादा लफ्जों में इन्होंने इस पैरा को प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया फॉर अनदर 3 मंथ्स, ताकि जब नेक्स्ट PAC होगी उसमें देखा जाएगा फिर क्या होगा. आज की PAC को तो खिसका दिया इन्होंने बेसिकली. सर प्री PAC में और क्या अल्टरनेटिव्स मतलब क्या हो सकते हैं, थोड़ा सजेस्ट भी कर देना. सर देखें फिर आज इस एजेंडे में क्यों है ये? अगर 30 डेज इन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं तो व्हाट इज द पॉइंट फॉर पुटिंग इट इन द एजेंडा फॉर टुडे? मैं सर आपसे एग्री कर रहा हूँ. मैं सिंपली कह रहा हूँ कि फर्ज करें मैं ये प्रपोज करता, ये ऑब्जर्वेशन लाता तो आई वुड हैव रिकमेंडेड के नॉट दिस, ये करें. तो आप क्या प्रपोज करते हैं, व्हाट शुड बी डन? वेल, जब आपने 15 को प्री PAC की तो आपको पता होना चाहिए था कि 29 को PAC होने जा रही है. यू शुड हैव गिवन अ टाइम लिमिट नॉट मोर देन 15 डेज, सो दैट आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो इनके पास रिकॉर्ड होता. और जो रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा वो कितना बड़ा बदमाश है सर, जो प्रोवाइड नहीं कर रहा. ये जरा बताइएगा, कितना ताकतवर है वो जो रिफ्यूज कर रहा है रिकॉर्ड प्रोवाइड करने से. इस पे आपका लिखा हुआ है डिपार्टमेंट का रिप्लाई कि जी रिकॉर्ड जो है वो किधर है? CEO डेरा गाजी खान जी इसका एक्सप्लेन करते हैं CEO साहब. शाहिद नदीम सर. जी कहाँ बैठे हैं आप सर? ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है. जी सर. तो ये किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी उसी शहर में ही है जिसमें आपका दफ्तर है? जी सर, वो पर्सनली भी जाते रहे हैं वहाँ पर और उसको लेटर्स भी लिखे. उसके बाद सर ये 121 जो है एम्प्लॉइज़ उनका रिकॉर्ड सर आया भी है सर. और मज़ीद वहाँ पर हमने एक वो अपने तौर पर एक कमेटी बनाई कि भी जो दिखाएं, लेटर्स दिखाएं. इन एम्प्लॉइज़, ये एम्प्लॉइज़ आपने हायर किए थे या ये आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ट्रांसफ़र हुए थे? सर ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से सामा एग्रीमेंट के तहत जब ये कंपनी बनी तो सर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से सर वो DWMC को ट्रांसफ़र हुआ है सर. एग्जिस्टिंग बाकी वो दूसरी
सर ये बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ, इट इज द डिनायल टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड। सर आप बिल्कुल, वी हैव ऑल द परमिशन। सर ये इस तरह नहीं चलना काम। इस मामले को स्टेट वे एंटी करप्शन को भेजें विद टाइम लिमिट दे के सर, और ये जो नॉन प्रोडक्शन रिकॉर्ड फिर आए, फिर 30 डेज इंक्वायरी पीएससी से पहले, ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए आज फाइनली इनको वो टाइम लिमिट दें, एंटी करप्शन के लिए भेजें और जो रिकॉर्ड 2021 से प्रोड्यूस नहीं हो सका करें और कार्रवाई करें, फिर जो बचेगा वो 30 दिन में कैसे होगा? देन अदरवाइज सामने आ सकते। हाउ कम इट इज पॉसिबल सर? अगर गुजारिश और वैसे भी रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास। इसको फिर हाउस की मेरे ख्याल सेंस आ गई है अदनान साहब, यूनानिमस सर। एक ये जो ऑडिट पैरा नंबर 2.2.1 है, ये डीजी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को रेफर करें with the question that this audit para remains। ये इस साल में ऑडिट हुआ था, आज पीएससी की मीटिंग में 2025 में हो रही है और इसका अभी तक जो रिकॉर्ड है वो प्रेजेंट नहीं किया गया। सर मेरा छोटा सा एक सवाल है बिफोर यू बात। सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है व्हेन अ केस इज बिल्ट प्रोसिक्यूशन की। यू सी व्हेन वी गो टू द कोर्ट्स तो हमारे केसेस वीक होते हैं, अब वो एंटी करप्शन हो या कुछ भी हो। आई एम ऑल फॉर कि भी इसमें जो भी रेगुलरिटी है उसको क्लियर होना चाहिए, लेकिन लेट्स सपोज इस वक्त मुद्दा जो है इट इज़ नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड। कल को फर्ज कर एंटी करप्शन के आगे रिकॉर्ड के अंदर बंदा क्लियर निकलता है, यू सी दैट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। तो हमें चंद दिन जरूर देना चाहिए ताकि हम अपनी सभी करें। We are only going to ask anti-corruption to take the inquiry in their hands and inquire this matter and then inform PSC कि वाकई क्या रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, so that we can take appropriate action. But then I don't know इसमें क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं कि denial to produce record, it is something different than the anti-corruption thing, sir. इसमें अगर हम ये देखें, इस पे हम एडिशनली कुछ कर सकते हो कि जो लोग डिनाई करते हैं despite being given sufficient time to produce the record, they refuse to provide the record, to produce the record. किस बदमाशी का को हल होना चाहिए? मतलब ये तो स्ट्रेट अवे बदमाशी है, हर धर्मी है। सर मेरी सिर्फ एक बेसिकली दिस इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम जो है वो कहता है जी हम अकाउंटेबल नहीं है। इस चीज़ का तो बाकी बात आपकी दुरुस्त है कि इस चीज़ का तो कोई डिफेंस नहीं हो सकता कि आपसे रिकॉर्ड मांगा जा रहा है और आप कोई एंटिटी, सरकारी एंटिटी रिकॉर्ड नहीं दे रही। लेकिन सर मैं इसके इसीलिए हमने जब ये पीछे जब प्री पीएससी में डिस्कस हुआ तो इसीलिए हमने इस पे इंक्वायरी की कि इंक्वायरी करके जिस पे इल्ज़ाम आ रहा है कि तुमने रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया सीओ से, उससे हम पूछ लें और अगर ये डिलिबरेट है तो फिर हम उसके खिलाफ प्रोसीड करेंगे। लेकिन सर जहाँ तक ये मैंने अभी इनसे पूछा है, सीओ साहब भी इसको कर देंगे कि ये जो लोग हैं ये कोई फेक नहीं है, ये एमसी से आए हुए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये फेक तनख्वाहें जा रही हैं, वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये रिकॉर्ड अगर उन्होंने पेश नहीं किया बावजूद इसके कि यहाँ से रिमाइंडर गए हैं तो फिर दिस इज़ अ वेरी सीरियस अपना डिलीक्वेंसी ऑन द पार्ट ऑफ जनाब चेयरमैन साहब, मैं गुजारिश करता हूँ जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा, तमाम मेंबरान ने कहा, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं ऑन ग्रास रूट। अब थारोली अगर हम ये देखें कि 21-22 में वो सीओ जो है वो उसका को अपना भी इख्तियार था, अगर एम्प्लॉइज़ हैं और उनको सैलरी देना, ये कोई जुर्म नहीं किया। आया उन एम्प्लॉइज़ ने काम किया, अगर काम किया है तो उनको सैलरी मिलनी चाहिए। उसमें रिकॉर्ड प्रोवाइड ना करने की असल रीज़न क्या है? आया वो जो वेस्ट मैनेजमेंट का कंसर्न हेड है वो ज़िम्मेदार है, या उस डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया जो है वो डीसी या कमिश्नर भी इन्वॉल्व हैं, या उस वक्त का सीएम ऑफिस भी इन्वॉल्व है, या आया हमें थारोली देखना तो ये है कि
आफ्टर ऑल इसमें की बैकग्राउंड क्या है? मतलब मैं नहीं समझता कि उसको बार बार रिमाइंडर दिया जाए और वो रिकॉर्ड प्रोवाइड ना करें। रिकॉर्ड तो प्रोवाइड होना चाहिए, और इसमें जवाब ना देना जो असल बात है, उसकी बैकग्राउंड में असल हकायक क्या है, उसका जनाब चेयरमैन साहब हमें ज़रूर थारोली उसको देखना चाहिए। ये सीईओ सर नदीम साहब, ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं आपके या ये वर्क चार्ज वाले हैं? मिक्स है जी, इसमें नहीं है ना हमारे, क्योंकि हमारा जो कॉर्पोरेशन है और परमानेंट भी हैं, दोनों होंगे ना, तो जो परमानेंट हो गया उसका रिकॉर्ड तो दे दिया उसने का, परमानेंट का रिकॉर्ड दे दिया आपको नदीम साहब? सर इस मैं गुजारिश करता हूं सर, जब ये सामा एग्रीमेंट हुआ तो ये तमाम जो वर्कर्स थे सर, एम्प्लॉयज़ थे, इनकी लिस्ट साथ लगी हुई थी उस एग्रीमेंट पर जो DWMC और MC के दरमियान हुआ, जिसके ज़रिए ये MC से ये हैंड ओवर हुआ है DWMC को, और एक साथ एक्सेल शीट दी जिनकी पूरी डिटेल थी उनकी पेज की कि इनको ये पेज एंड अलाउंसेस जा रहे हैं। उसके बाद वो उनको पेज मिलनी शुरू हुई और लोग काम कर रहे हैं। अभी हम जब चीज़ सामने आई तो हमने मैं क्योंकि 4 माह हुए हैं एज ए CEO वहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो सर ये 27 तारीख को सर 2 दिन पहले ये हमने 121 जो है पर्सन उसका एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जो है उनकी सर्विस बुक वो सर वहाँ से मिला है, और बाकी उन्होंने कहा है कि जी वो भी हम 2-4 दिन के अंदर आपको सारा प्रोवाइड कर देंगे सर। विदिन 1 वीक ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस करें, विदिन 1 वीक ऑडिट से वेरीफाई कराएं। अगर आप 1 हफ्ते के अंदर वेरीफाई करके PSC को रिपोर्ट नहीं करते तो दिस केस इज गोइंग टू एंटी करप्शन। बस ओके सर, थैंक यू सर। तो मैं इसमें कुछ एक रिक्वेस्ट करना था, और दूसरी चीज़ ये है कि ऑडिट की तरफ से भी एक चीज़ आप लोगों को भी देखना चाहिए। अब आपने एक ऑडिट पैरा प्रिंट कर दिया है, देखें अगर तो ये स्टाफ की डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट करती है लोकल गवर्नमेंट में, कंसर्न लोकल गवर्नमेंट पे, then your audit officer should have had the sense to at least reach out। वही लोग ऑडिट करने जाते हैं ना, वही टीम है, आपकी ऑडिट की टीम है जो उसका भी ऑडिट कर रही है, इसका भी ऑडिट कर रही है। इतना तो आप असेस कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड इसका वहाँ पे मौजूद है या नहीं मौजूद है। सो ऑन योर ये इससे ये भी पता चलेगा कि आपकी भी लोगों ने अपना काम पूरा किया है या नहीं किया है, जिसकी वजह से अगर ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता होगा तो इसका मतलब है उस ऑफिसर ने अपनी पूरी वहाँ पे अप्लाई नहीं किया अपना माइंड, जिसकी वजह से हमारा टाइम ज़ाया हुआ है। सो वी विल सी दिस केस बोथ वेज। सर सबमिशन ये है कि सर ड्यूरिंग ऑडिट सर भी असल में यही सजेशन थी, ये जो अभी आपने ऑर्डर पास किया है कि भी हम इसको किसी और प्लेटफॉर्म पे ले जाने से पहले अपनी तसल्ली कर लें भाई। यही सर इसमें सर गुजारिश ये थी कि जैसे हमारा ऑडिट होता है, एक ऑब्जर्वेशन हमारी इशू की जाती है, हमारी टीम वहाँ पर ऑलमोस्ट 1 वीक। ये डायरेक्टिव ठीक है जी सर, आपकी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक रही होगी, लेकिन लेट मी अश्योर यू कि इंशाल्लाह ये वक्त हमारा ऐसे ज़ाया होता रहेगा। इट्स बिन 1 year दैट वी आर टेलिंग देम नॉट टू प्रोड्यूस एक्सक्यूजेस लाइक दिस, बट दीज आर कंटिन्यूसली बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जब तक आपकी इस पर क्लियर कट डायरेक्शन नहीं होगी कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड जो बंदा डिले करता है उसके साथ हम क्या करेंगे, ये होता रहेगा। आपने आज एक ऑर्डर पास कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये आइंदा फिर यही होगा। लेट मी अश्योर यू अगले 5 साल ऐसा ही होता रहेगा। ये होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे हम, ये फोरम जो है इट विल बिकम एन होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इस तरह के पॉइंट्स को इस तरह लीनियंटली लेते रहेंगे, इट्स नॉट अबाउट द कि आप कितना टाइम दे रहे हैं या एंटी करप्शन को भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। प्रॉब्लम ये है सर, इस फोरम पर इस तरह के एक्सक्यूज पेश करके वक्त ज़ाया करना, प्रोक्रेस्टिनेटिंग जो टेक्निक्स यूज करना, इसके बारे में अगर हम बड़े स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो ये वक्त ज़ाया होता रहेगा। कीप इट अप, हम लगे रहेंगे। कोई बात with you, I share the same frustration as other members. Basically, जो लोग इस कमेटी में आ रहे हैं, they are by not producing record, अगर आप इस तरह के पैरा पे हटदर्मी दिखाएंगे तो you are forcing our hand to take extreme measures। ये बताएं फाइनेंस डिपार्टमेंट, आप ज़रा बताएं कि ये कितनी बड़ी इस पैरा की नेचर जो है, हाउ सीरियस इज़ द नेचर ऑफ दिस पैरा, और इस पे क्या फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशंस क्या कहते हैं? सर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एवरी ऑडिटेबल रिकॉर्ड मस्ट इमीडिएटली बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द ऑडिट, एंड नॉन production of auditable record is an actionable offense.
And we're waiting for last 1 year to take action. नहीं, ये गेम चल रही है, कार्ड बना लेंगे। ऑडिट उनसे मांगता है, वो आगे कहते हैं हमने खत लिख दिया है। ये इसमें एक डायरेक्शन और ये देंगे। इसके बाद जो रिकॉर्ड इस तरह का नेचर का होगा, ये डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑडिट और ये इस बात का फैसला करके आए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, और वो ही शुड बी OSD। सर रहनुमाई के लिए अभी जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट से बताया गया कि ऑब्वियसली इन सच केसेस इट विल बी कंसिडर्ड अ क्राइम, तो इसमें पेनल्टीज या आगे सजा जजा क्या है, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें प्लीज। सर बेसिकली इट इज़ ए वायलेशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, तो उस पे डिपेंड करता है कि किस नौइयत की वायलेशन हुई है। उस नौइयत पे को कंसिडर करते हुए जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने डिसीजन करना होता है, और वो डिसीजन सेंश्योर से लेकर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और रिकवरी तक हो सकता है। पीटा भी है, कंपनी भी है, CFO भी देखे ना। CFO कौन है इस कंपनी का? इसमें तो जो गिल्ट है वो तो MC के पार्ट भी है ना, रिकॉर्ड, तो इसको हम इंक्वायर करेंगे कि एक्चुअली आया उनको ये इतला मिली और उसके बाद अगर उन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया तो जो भी CO होगा वी विल टेक एक्शन और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे सर। ये है कि एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा, मतलब वो ठीक है MC पे हमने तो नहीं जाना ना MC के पास सर, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी कर रहे। यहाँ इस फोरम पे जब ये इस तरह से आके कहते हैं विल कंडक्ट द इंक्वायरी, तो इस फोरम की फिर जरूरत नहीं है सर, लिख के भेज दिया करें कि द इंक्वायरी इज येट टू बी कंडक्टेड एंड यू मे रिलैक्स। आप लोग जब सामा कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो साथ कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड करते जो कंपनी होती है उसे? और तो फ्राहम करते हैं, वरना एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा। सर वैसे तो रिकॉर्ड जब एग्रीमेंट होता है तो सारा रिकॉर्ड तो एक्सचेंज होता है। हुई और आप वो रिकॉर्ड को शायद दोबारा से प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 साल से अगर रिकॉर्ड होता तो 5 साल पहले तक ये रिकॉर्ड मिल जाना था। अभी जो कह रहे हैं कि अभी वो रिकवर हो गई हैं बुक्स, ये वो अभी तो मैं समझता हूँ कि दोबारा से खुद रिकॉर्ड तैयार करके स्पेयर को सेटल करना चाहते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ सेठ साहब, ये बताएं कि अगर जब आपका सामा भी होता है एग्रीमेंट का मतलब होता है कि बहुत पार्टी जो एक चीज़ में एग्री हैं, अगर उसमें रिकॉर्ड दिया जाता है उसके बगैर एग्रीमेंट ही ये चैलेंजेबल है, ये चैलेंजेबल हो जाएगा। अगर आपको एग्रीमेंट करते वक्त रिकॉर्ड नहीं आया कितने किया है, चाबी है, ट्रैक्टर है, क्या चीज़ है, मुलाजम है, अगर ये रिकॉर्ड में नहीं है तो दिस और जो एग्रीमेंट है इट्स चैलेंजेबल इन अ कोर्ट। नहीं सर, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से हो तो ये तो सारी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरी करनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड बेसिकली इसी चीज़ का होता है ना कि कौन कौन सा एसेट और लाइबिलिटी एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी को जा रही है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि रिकॉर्ड ये हैंड ओवर हुआ है, मे बी पार्शली हुआ हो, कुछ चीज़ें हो गई और कुछ रह गई हो जो बाद में फिर ऑडिट ने पॉइंट आउट की ना, कोई रिकॉर्ड नहीं आया होगा इसीलिए पॉइंट आउट हुआ। तो इस चीज़ को हम प्रूव कर लेते हैं कि क्यों नहीं दिया। सैलरी वगैरह जो है उसका रिकॉर्ड आया होगा ना, आप सैलरी मुसलसल दे रहे हैं, वो रिकॉर्ड मौजूद है ये बगैर जिस मतलब मेरा नाम लिखा हो मोहम्मद अशरफ रसूल सेक्रेटरी नंबर ये, मैं आया ही नहीं और रिकॉर्ड में नहीं, मुझे सैलरी किस तरह दे रहे हैं। जो सैलरीज की सर बातें हैं, बाकी बातें हैं, वो उन्होंने 3-4 साल हो गएगा, 3-4 महीने तो हम कहते चलें ठीक है 90 डेज है। इसमें मसला है कि एग्रीमेंट जो है ना वो भी लाना पड़ेगा आपको। जी एग्रीमेंट जो है वो भी मंगवा लेना साथ। देखें बात ये है कि ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस है, नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड। इट इज़ नॉट टू बी टेकन लाइटली एंड अब चूंकि ये रिकॉर्ड जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास, ये कह रहे हैं कि उसके पास रिकॉर्ड है क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ हैं जो उसने हायर किए थे, जो वेस्ट मैनेजमेंट जिनको सैलरीज दे रहा है। तो हम एक आपको चांस देते हैं जो एंड ऑफ दिस वीक तक, यानी कि 7 डेज 6 अक्टूबर तक ये रिकॉर्ड जो है विद एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट भी और सारी डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, उनको ट्रांसफ़र पैसे
किस मोड के थ्रू है, चेक गया है या अकाउंट में गए हैं या कैश गए हैं, फिज़िकल उसकी वेरिफिकेशन जो करवाएं आप ऑडिट से। और ऑडिट देखे कि ऑडिट एक स्ट्रिक्ट लेंस के साथ देखे, इतने साल गुजर गए हैं कि क्या ये रिकॉर्ड फोर्ज्ड तो नहीं है, क्या ये रिकॉर्ड इस मीटिंग के बाद हेस्ट में सिर्फ पैरा सेटल करने के लिए तो नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा, क्या वो रिकॉर्ड देख के आपकी तसल्ली होती है कि ये वाकई जेन्युइन एम्प्लॉइज़ हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। उसका एक रैंडम सैंपल लें, उन एम्प्लॉइज़ का एक रैंडम सैंपल लें और उनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करें कि क्या वो वाकई सैनिटरी वर्कर्स हैं, क्या वो वाकई ड्यूटी करते हैं, एंड देन वी विल सी इफ दिस पैरा इज़ टू बी सेटल्ड। Thank you. Sir, second part of this para is, sir, regarding Multan, sir, 2.4.1, sir. Here is also non-production for 47.15. Multan, इसी में sir. 2.4.1 sir. पे sir ये 173 है वर्किंग पेपर का sir. 173 वर्किंग पेपर sir. 173 sir. सर मैं कर दूँ जी सर। Yes sir. Yes sir. 72, 73 sir. Sir, may I read sir? Yes sir. Sir, this is non-production of records, sir. According to Rule 14.2, all record is to be produced as we have read earlier, sir. CO MWMC Multan did not produce log books showing entries and consumption record of POL withdrawn for 133 vehicles, sir, amounting to rupees 47.150, sir, million during financial year 2021, despite repeated requests. Further, record of different tenders awarded during financial year 2021, personal files of managerial staff, including appointment letters, merit list, selection process, leave record, promotion record, record of handing and taking over, charge of any other assignment, and minutes book of BOD were also not produced, sir. Excuse me, sir. Sir, may I present, if you allow? Thank you, sir. सर ये मुल्तान का सर जो नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का मुल्तान का पैरा है, इसमें एक तो आप इनकम्बेंसी देखेंगे कि एक ही सीईओ हैं जो पोस्टेड रहे और सीएफओ भी और बाकी टीम भी। सर दूसरा एंगल इसका ये है कि जो 47.150 मिलियन का एक्सपेंडिचर है वो टोटल पीओएल का एक्सपेंडिचर है और इन्होंने ड्यूरिंग ऑडिट हमें लॉग बुक्स नहीं दी और ये 133 व्हीकल्स थी सर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ऑपरेशनल व्हीकल्स। आप इंटरनल ऑडिट हैं? नहीं सर मैं डायरेक्टर ऑडिट सर मैं ऑडिट की सर ड्यूरिंग ऑडिट जो है इन्होंने हमें 133 व्हीकल्स की पीओएल और उसका एलाइड रिकॉर्ड नहीं दिया, तो ये सारा सर 47 मिलियन जो है उसी को पर्टेन कर रहा है। और सर फिर इन्होंने सर ऑडिट हमारा क्लोज़ हो रहा है जुलाई 2021 में हो रहा है, तो उसके बाद अब तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं। रिपीटेडली इनकी कंटेंशन यही थी कि रिकॉर्ड अवेलेबल है लेकिन बहुत ज़्यादा है। अब सर जब ये शेड्यूल हुई पीएससी तो इन्होंने प्री पीएससी में से पहले 4 दिन की रिकॉर्ड वेरिफिकेशन हमने रखी, तो उसमें ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस ना कर सके। सर प्री पीएससी में कहा गया कि एक दफ़ा फिर इन्होंने कहा कि हमें मौका दें, हम 2-3 दिन में प्रोड्यूस कर देंगे। सर ऑडिट ने ये कहा कि आप 133 जो लॉग बुक्स हैं वो सारी लेकर आएंगे, हम उसमें से टेस्ट चेक बेसिस पे देख लेंगे कि हर 10वीं देखनी है या 15वीं बुक जो है हम उसको टैली कर लेंगे उसका रिकॉर्ड। सर 133 में से ये 52 बुक्स इन्होंने प्रोड्यूस की, लेकिन सर एलाइड रिकॉर्ड इसके जो वाउचर्स होते हैं सपोर्टिंग वाउचर्स वो नहीं थे, तो हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द पीओएल एक्सपेंडिचर। तो सर प्री पीएससी में भी ये नहीं कुछ इसका जवाब दे सके डिपार्टमेंट, इसीलिए सर डिपार्टमेंट ने प्रोब की तरफ इसकी रिकमेंडेशन दी हुई है सर।
सर ये इनकी यही सर आपको सबमिशन ये है कि इनकी प्रैक्टिस ये है कि रिकॉर्ड ये पूरा एक ले आते हैं जंबल्ड अप करके। तो हमारी रिक्वेस्ट हमेशा फॉर्मेशन से होती है कि ऑडिट पैरा में जैसे हम लिंक करके या कोई टेबल देते हैं आप रिकॉर्ड उसी हिसाब से लाया करें। अब हम उसको एश्योरेंस नहीं थी कि ये पूरा जो अगर एक गाड़ी भर के लाए हैं लॉग बुक्स की तो ये वही उसी पर्टिकुलर ये फाइनेंशियल ईयर की है। अब भी इन्होंने यही किया सर, पूरी गाड़ी भर के ले आए और फिर जब हमने उसको नहीं लिंक नहीं कर सके तो इन्होंने कहा चले हम हफ्ता और दें हम दोबारा इसको लिंक कर लाते हैं, तो उसमें भी ये सर दोबारा नहीं लाए। तो सर एजम्पशन तो हमारी ये है कि रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है लॉग बुक्स का इन 52 बुक्स के अलावा। और इसमें सर ऑपरेशन जो मैनेजमेंट की भी 8 गाड़ियाँ शामिल हैं इन ऑपरेशन व्हीकल्स में। सर ये सबमिशन इसमें ये है कि ये जो ऑडिट की ऑब्जर्वेशन है नॉन प्रोडक्शन या डिनाइल ये हरगिज़ कभी भी ऐसे नहीं रहा। हमारे पास रिकॉर्ड भी अवेलेबल है सर, हम आज भी लेकर आए हैं। ऑडिट का सर एक पैटर्न है जिसमें जिस तरह मैडम ये फरमा रही हैं कि एक प्रॉपर पैटर्न के तहत हमें रिकॉर्ड दिया जाए और उस पैटर्न को फॉलो किया जाए, उसके ऊपर सर हम लगे भी हुए हैं। ऑडिट के सर इन तमाम रिपोर्ट्स के अंदर खुद ऑडिट के कमेंट्स भी देख लिए जाएँ। आप तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है ना, आपका 2 ऑडिट्स होते हैं सर, एक आपका ऑडिटर जनरल का ऑफिस करता है और एक आप थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराते हैं। बिल्कुल सर, वो भी करवाए, वो करवाया हुआ है? जी सर, वो भी करवाए हुए हमारे सर रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। ऑब्जर्वेशन रेज हुई भी है सर? उसमें नहीं है सर। आपके पास ऑडिटेड कॉपीज हैं अकाउंट्स की? जी सर। और इस साल की? इस साल की भी सर, इस साल की भी करवाई हुई है सर। आपने थर्ड पार्टी ऑडिटर को अपने वाउचर्स के बगैर रिकॉर्ड वेरीफाई किए बगैर कैसे आपके अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए उसने? सर हम हमारे पास अभी अवेलेबल भी है, हम ये खुद भी लिख रहे हैं कि हम एक कार में लेकर आए, नंबर ऑफ लॉग बुक्स ज़्यादा थी, वो उस तरह थी नहीं, वो उस तरह सैंपल जो इन्होंने चेक किए उसमें से 52 ये वेरीफाई भी कर रहे हैं। तो हमारी सर सबमिशन ये है कि हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, इसी एक वीक में हम इनके साथ वेरीफाई करवा देते हैं। 133 की टोटल जो लॉग बुक्स हैं सर वो हम वेरीफाई कर सकते हैं सर। आप अभी तक इस पे फिजिकल उस पे चल रहे हैं या आपने ट्रैकिंग डिवाइसेस? अभी तो हमारा ट्रैकिंग सिस्टम ये सर 20 अभी तो हमारा प्रॉपर वो एक ट्रैकिंग सिस्टम है और उसके तहत है सर ये सर 21 और 22 ये वाले सर हमारे इंक्लूडिंग मैनेजमेंट सारी गाड़ियों में ट्रैक सर टोटल मैनेजमेंट अभी तो सारा हमारा डिजिटल सिस्टम पे ऊपर है सर। सर ये सबमिशन ये थी कि 133 व्हीकल्स हैं, इनसे फर्स्ट प्री पीएससी में जो इनसे वेरिफिकेशन हुई उसमें रिक्वायर किया गया कि आप एवरी 10th व्हीकल का रिकॉर्ड हमें दिखा दें सर। जी सर, एवरी 10th व्हीकल का सर, तो रिकॉर्ड वहाँ प्रोड्यूस नहीं हो सका सर। फिर इन्होंने सेकंड प्री पीएससी पहले फिर हमने 4 डेज़ की एक वेरिफिकेशन का इनको शेड्यूल दिया सर, उसमें इनसे फिर कहा गया आप एवरी जो 15th व्हीकल है फर्स्ट 16 31 46 वो रिकॉर्ड हमें प्रोड्यूस कर दें, वो भी प्रोड्यूस नहीं हो सका, तो इसी वजह से सर उसको हम ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। या आप कुछ और बात कर रहे हैं, वो कुछ और बात कर रहे हैं, तो आप ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। ये सर मैं ऑडिट की ऑब्जर्वेशन सर ये लिखी हुई हैं, अ कार वाज फुल ऑफ लॉग बुक्स प्रोक्योरमेंट फाइल्स, ये सर ऑडिट की अपनी रिपोर्ट्स हैं सर, हमने कभी डिनाइल या वो नहीं है, हमारा सिर्फ पैटर्न का इशू है, हम उस पैटर्न पे ऑडिट से सर वेरीफाई कर देते हैं सर विद इन वीक। सर अब ये पूरी गाड़ी इन्होंने भरी हुई थी तो उसमें से अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम पूरी उसमें से करते हैं, हमने तो सैंपल बेसिस पे कहा कि आप एवरी 10th हमें दे दें, वो नहीं प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट वेरिफिकेशन में हमने कहा एवरी 15th हमें दे दें, वो नहीं प्रोड्यूस कर सके। रिकॉर्ड तो इनके पास था, इनको अरेंज करके आना चाहिए था ताकि हम इसको वेरीफाई कर सकते। यस सर, 133 सर। सर आज भी लेकर आए हैं सर, आज भी लेकर आए हैं सर। मैडम आप बता दें आपको कौन सी चाहिए सर ये रिपीटेडली इनका यही स्टांस है, ये एटलीस्ट चौथी या 5वीं दफ़ा यही स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर यही था तो प्री पीएससी ने कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने प्री पीएससी चेयर की, तो उनके सामने ये अग्री हुआ है ये वाला डिसीजन प्रोब वाला, तो फिर ये प्रोब की तरफ क्यों गए? उस टाइम इन्हें चाहिए था कि ये रिकॉर्ड हमें दिखा देते। सर रिकॉर्ड नहीं है इनके पास अवेलेबल, 4.5 साल हो गए हैं। कि वो कह रहे हैं कि ऑडिट
एग्जिस्ट नहीं करता, आप कह रहे हैं आ गया कहीं से आप नहीं सर, मैं सर ये बात कर रहा हूँ कि मेरे पास रिकॉर्ड भी अवेलेबल है, पैटर्न बिल्कुल जो ऑडिट का है वो शायद उसके हिसाब से नहीं किया जा रहा। मैं सर इंक्वायरी कमेटी के सामने भी सर का रिकॉर्ड पेश करने के लिए सर बिल्कुल मैं उन्होंने तो बड़ा सीधा डायरेक्टली कह दिया कि दे डोंट थिंक कि आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है। सर मैं आज भी लेकर आया हूँ सर, मेरे पास अवेलेबल है। सर ये जो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का कह रहे हैं कि इनका सारा सिस्टम सर अभी आगे ऑडिट ऑब्जर्वेशन आएगी जिसमें ये हमें बताएंगे कि POL की जो पेमेंट हो रही है वो ट्रैकिंग सिस्टम से लिंक्ड नहीं है सर, वो इसी तरह मैनुअल रिकॉर्ड पे ही पेमेंट हो रही है क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा एरर्स हैं। तो ये अभी ऑडिट ऑब्जर्वेशन आएगी, दैट मेक्स दिस रिकॉर्ड इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि ये हमें सारा रिकॉर्ड दिखाएं। सर ये रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल नहीं है। ये तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में आम तौर पे जो सबसे बड़ी एलिगेशन है या सबसे बड़ा जो लूप होल है या जिसको लोग कहते हैं कि लीकेज है सबसे ज़्यादा वो POL में, कि POL का डिटरमिन करना कि वाकई इतना POL कंज्यूम हुआ है या नहीं हुआ है। दो चीज़ें हैं, या घोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं या POL है। सर ये ये कोई मतलब कोई लाइट चीज़ नहीं है, ये बड़ी एक सीरियस चीज़ है। हमें लोग आके यहाँ पे कहते हैं जी कि आप अभी तक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को स्क्रूटनाइज नहीं कर रहे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीकेजेस हैं। सर हमने लोगों ने दरखास्तें लिख के भेजी हुई हैं। सर हमने एवोल्यूशन की है, ये सर 21-22 की बात हो रही है। आज सर एक सिंगल सर 1 लीटर पेट्रोल भी जो है ऐसा नहीं है हमारा जो बिल्कुल विदाउट डिजिटल सिस्टम है। और उसके इसका रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन जो है ना, वो आप जो रिकॉर्ड लेके आए हैं वो रिकॉर्ड वेरीफाई भी करवाएं और उसको ऑडिट फोरेंसिकली भी देखें, हर गाड़ी की माइलेज देखें, उसकी कंजम्पशन देखें, उसमें कितना फ्यूल डला है और उसकी प्री और पोस्ट या करंट माइलेज क्या है उन गाड़ियों की, और अब कितनी इस्तेमाल हो रही हैं, पहले कितनी इस्तेमाल हो रही थी। तो आपको फिर पता चलेगा कि क्या ये फिट करता है उस ट्रेंड में या ये आउटलायर है। मेरी सर एक छोटी सी सबमिशन है आपका जी, आपकी इजाज़त से मैं नाम पूछ सकता हूँ इनका? अब्दुल रज़ाक सर, CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, CEO मुल्तान। अच्छा, एक तो हमें थोड़ा सा रोशनी डाल दें उस पैटर्न पे कि जो पैटर्न पे आप जोर दे रहे हैं ना बार बार, होता ये है कि जो ऑडिट कंपनीज होती हैं जो ऑडिट करती हैं पैटर्न वो सेट करती हैं। आप और मैं तो रिसीविंग एंड पे है ना, हम तो शुकूक वाले, शुकूक व शुबात वाले लोग हैं। अब मैं अगर माजरत के साथ अगर मेरे पे कोई शुकूक व शुबात हैं तो वो मैं पैटर्न तो नहीं सेट करूंगा ना, वो तो जो पैटर्न सेट करेगी ऑडिट उसको अपने कंप्लायंस देनी होगी, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। और बाकी जिस तरह चेयरमैन साहब बता रहे हैं इसको थोड़ा सा ऑब्वियसली एक कॉन्स्टेंट डिनाइल आ रहा है ना, गाड़ी में भर के 130 बुक तो मैं अपने किसी शॉपर में भी डाल के ले आऊंगा तो 2 शॉपरों में आ जाएगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लें। इसके बाद वाला पैरा है वो करॉबरेट कर रहा है ऑडिट। अगला पैरा ये नॉन प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आपने 1 अरब रुपए के एक्सपेंडिचर्स इनकर किए और आपने थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं करवाया उसका। बाद में कितने साल बाद आपने फिर ऑडिट करवाया इसका? ये हमने 9 इयर्स का सर करवा लिया। हाँ जी, 9 इयर्स का सर। 9 साल का करवाया इकट्ठे? सर हर साल का अलग-अलग सर। आपने लास्ट आपने ये जो 2021-22 का ऑडिट है ये कब करवाया? ये सर ये 2000 इसकी सर हमने AGM से अप्रूवल भी, मिनट्स भी वो सर। ये जो आपका ऑडिट था इस साल का थर्ड पार्टी ऑडिट जो था चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपने करवाना था, वो आपने कब क्लोज किया? वो कब क्लोज किया? कितने अरसे बाद? माली साल 2020-21 का जो आपने थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना था वो आपने कब क्लोज किया? सर ये हमने बाद में करवाए हैं सर, ये 9 सालों के 2025 कब करवाया है मेरा सवाल? 2025 में सर। 2025 में करवाया, 4 साल बाद। 2025 में 9 सालों के 9 साल का इकट्ठे करवाया सर। हम सर ये 2 सालों का ऑडिट ने 2 सालों का हाईलाइट किया हुआ है, हमने 2 सालों का सर इसमें 20-21 और 21-22 का सर। ये बेसिकली हमने पब्लिक सेक्टर कंपनीज को एक मजाक बना लिया
कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनी इस तरह धज्जियां उड़ाए SECP के लॉज का, तो उसको SECP कारोबार करने नहीं देगा। और सरकार में कंपनीज बनाने का मकसद ये था कि उसमें एफिशिएंसी आए और उसमें काम बेहतर हो, लेकिन माजरत के साथ हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज के जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी बेसिक ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। फॉर इंस्टेंस गेटिंग देयर अकाउंट्स ऑडिटेड, फॉर इंस्टेंस मेंटेनिंग रिकॉर्ड। और ये पैटर्न हमारे सामने इमर्ज कर रहा है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में भी ये पैटर्न हमारे सामने आया है, DG खान में आ रहा है, मुल्तान में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप लोग अपनी मतलब जो आपकी फिडुशरी ड्यूटी है या जो आपकी एक बेसिक आपकी ड्यूटीज़ हैं, यू आर नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म देम। या आपके पास CFO है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जी सर, कंपनी सेक्रेटरी हैं आपके, जी सर, ये किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? इनका काम है फाइलिंग्स करना, इनका काम है क्वार्टरली फाइलिंग्स करना, एनुअल फाइलिंग्स करना। जी सर की है सर, हमने 9 इयर्स की सर करवा रहे हैं, 9 इयर्स की सर हो गई हैं अभी। बाकी ये कौन सी ऑडिट फर्म है जो 9 साल का इकट्ठा ऑडिट करके दे देती है? सर ये ऑडिट ने इसका जरा नाम बताएं, ये किसने, कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट है? सर ये ऑडिट की जो ऑब्जर्वेशन है सर वो ये नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम बताएं जरा पहले। ये AAA फर्म है सर। क्या नाम है इसका? जफर एंड मैं अलाउ सर। जफर एंड नहीं सर, MS मुनीफ जियाउद्दीन है सर। हाँ जी, MS मुनीफ जियाउद्दीन सर। क्या है? MS मुनीफ जियाउद्दीन। MS मुनीफ जियाउद्दीन सर। मुनीफ जियाउद्दीन, ये कहाँ की कंपनी है? सर ये पाकिस्तान की है सर। ये नहीं, कराची है, लाहौर सर, लाहौर इनका ऑफिस है सर। इनका तो ये अदनान साहब इनसे डिटेल लें। ये मुनीफ जियाउद्दीन और वो LWMC ने भी जो भी 8-10 साल का ऑडिट कराया। ये कंपनीज ज़रा देखें कौन सी कंपनीज हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और हमें कोई टॉप 4 से करवाना चाहिए जी इनका ऑडिट। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये जो अरबों रुपए के सेक्रेटरी साहब, अरबों रुपए का फंड्स इनके पास हैं, ये ऑडिट रेगुलरली नहीं कराते, फिर ये कोई अननोन कंपनी का नाम थ्रो कर देते हैं। दे शुड एटलीस्ट गो टू वन ऑफ द बिग फर्म्स। इसको हम दे देते हैं और सर इस पे आपको डायरेक्शन इशू करनी चाहिए। ऐसे ही हम डायरेक्शन दे देते हैं कि जी आप कम से कम इस रेटिंग की कंपनी से करवा लें, वो हमको स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। अच्छा सर, आपके इधर तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो 20-25 हज़ार रुपए में आपको ऑडिट अकाउंट स्टेटमेंट बना के दे देती हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट सारा बना के दे देती हैं। बट ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज की उतनी स्क्रूटनी होनी चाहिए जितनी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज की होती है, क्योंकि ये भी अवाम के पैसों से चल रही हैं। सो कम अज़ कम इनको उस लेवल पर तो लेके आए इनकी जो फाइलिंग्स हैं। थैंक यू सर। CO साहब अभी गए, अभी बता रहे हैं कि इन्होंने अब ये हमारे पार्ट में भी एक है कि पिछले सालों में ऑडिट नहीं करवाए, नाउ ही इज ट्राइंग के ये आप इस पे विल यू इशू डायरेक्शंस ऑन दिस? बिल्कुल सर, हमने लाहौर के लिए तो की थी, लेकिन हम एक ओवरऑल भी कर देते हैं। और आप PSC से शेयर भी करेंगे इंस्ट्रक्शंस? और थोड़ी सी सर मेरी सबमिशन है, मुतलका CO साहिबान को कहा करें थोड़ी सी तैयारी करके आए। एक सेकंड, मैं लगारी साहब को इंटरप्ट किया था, लगारी साहब कुछ बात कर रहे थे। बुजुर्ग हो गए हैं। अच्छा जी सरदार साहब। सर ये बस ऐड ऑन करना चाह रहा था कि जितने भी CO साहिबान आते हैं सर, थोड़ा सा तैयारी करके आया करें। वो अजीब सी कन्फ्यूजन सी हमें नज़र आ रही है CO साहिबान की, बिल्कुल वो इसको बहुत ही लीनियंटली और बहुत लाइटली इन चीज़ों को ले रहे हैं। तैयारी कोई नहीं होती, आपको पता ही कोई नहीं है कि ऑडिट कब हुए हैं, कितने हुए हैं, किस साल में हुए हैं, कैसे हुए हैं। हमें बड़ा अफसोस होता है। चेयरमैन साहब, सर मैं कह रहा हूँ पैटर्न तो तय करा दें इनकी। पैटर्न जो है ना वहाँ पे फंसे में दोनों, कि पैटर्न ये पैटर्न क्या चेंज है दोनों में पता होना चाहिए। पैटर्न समझ आ गया आपको? जी सर, रिकॉर्ड सर अवेलेबल है और बिल्कुल सर मैं करवा देता हूँ सर, वेरीफाई भी करवा देता हूँ सर। सर जिस वक्त वेरिफिकेशन जी, वो असल में ये बड़ी ज़ूमानी बात कर दी वैसे ऑलरेडी जब आता है ना सर, वो जो गाड़ी में रिकॉर्ड आता है ना, उसमें फिर सिर्फ गाड़ियों का रिकॉर्ड नहीं होता ना, उसमें फिर
आपकी सैलरी का सर्विस बुकें भी होंगी। वो इसलिए वो इस तनाज़र में वो बात कर रहे थे कि वो रिकॉर्ड जब लाए तो उसमें फिर ऐसा नहीं था कि एक तरफ ढेर लगा होता है इसका गाड़ियों की ऑडिट उसका लॉग बुक्स का, तो वो इट इज़ वो बंडल बने होते हैं, उसमें HR का रिकॉर्ड भी होता है, उसमें जो प्रोक्योरमेंट की है उसका रिकॉर्ड भी होता है, उसमें गाड़ियों की और ये आपकी लॉ बुक्स भी होती है। देखें हमारी अगले हफ्ते PSC मीटिंग है ना जी, पिछले ऑडिट पैरा की तरह इस ऑडिट पैरा पर भी एक हफ्ते के अंदर आप वेरिफिकेशन करवाएं। और दान साहब अगली जो PSC की मीटिंग है नेक्स्ट वीक में, उसके एजेंडे पे ये दोनों ऑडिट पैराज को आप इंक्लूड करें। अगले हफ्ते की पहली मीटिंग हम इन 2 पैरा से शुरू करेंगे। सर एक सबमिशन में आई सर, थैंक यू सर। सर ये भी काइंडली इनसे पूछें एडमिन डिपार्टमेंट से कि ये SCCP से रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं। सर इसमें सिवाय फैसलाबाद की और आई थिंक कोई नहीं है। नहीं, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है आपके पास SCCP का? जी सर। आपका स्टेटस अभी डोरमेंट है या एक्टिव है? एक्टिव है सर। अभी आपकी फाइलिंग्स कंप्लीट है SCCP? जी सर बिल्कुल। वो कह रहे हैं कंप्लीट है। उन्होंने सर ड्यूरिंग मीटिंग हमें बताया कि फैसलाबाद के अलावा कोई भी कंपनी अभी SCCP से रजिस्टर्ड नहीं है। और सर जो अकाउंट्स की फाइनलाइजेशन का डिले है उसकी वजह से NPO भी नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये खुद को डिक्लेयर नहीं कर सके, जिसकी वजह से टैक्सेस बहुत सर NPO का जो मैटर है वो कमिश्नर मुल्तान के साथ हमने टेकअप किया हुआ है। उनका ये था कि आप ऑडिट करवा के आए टोटल एक्सटर्नल, उसके लिए सर हमने 9 साल का करवा लिया, 3 साल का सर हमने आगे वो कर दी है, फर्म को आउटसोर्स भी कर दिया है, तो वो करके सर वो भी हमारा मैटर हो जाएगा। सेक्शन 42 कंपनी है? जी सर। अच्छा ठीक है, तो इसका बहुत आसान सा हल है कि DG साउथ आप SCCP को एक लेटर लिखें ऑन डायरेक्शंस ऑफ PSC और आप उनसे ये पूछें कि जी ड्यूरिंग दी PSC मीटिंग ऑन पब्लिक सेक्टर कंपनीज द इशू ऑफ SCCP फाइलिंग्स केम अप, और आप उनसे एक पूरा स्टेटस मांग लें कि पंजाब की सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज की जो फाइलिंग्स हैं उनमें कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो एक्टिवली फाइल कर रही हैं और कौन सी फाइलिंग्स नहीं कर रही। इस पूरे इशू का एक हमें मिल जाएगा एंड देन वी कैन फिक्स दिस इशू। जनाब चेयरमैन, एक तमाम दोस्तों की और आपकी एक तवज्जो एक मामले, ये पेट्रोल के मामले पे अगर आप एक कोई स्पेशल ऑडिट पिछले 4-5 साल का कोई डायरेक्शन दें। मेरी इतला के मुताबिक कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ गाड़ियाँ हैं नहीं और 5-5, 7-7, 8-8 लाख के बिल्स जो हैं वो पुरानी रूटीन में चल रहे हैं हर TMA और MC में और इस तरह। इसके लिए एक करें, ये भी एक बहुत बड़ा मामला होना, TMAs का और म्यूनसिपल कमेटीज़ का एक स्पेशली ट्रांसपोर्ट के इस चक्कर में। ना होना। अब POL का भी इशू ये कि जो जिस तरह भट्टी साहब ने कहा इट्स अ बिग इशू और ये स्कैटर्ड है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में। POL के इतने ज़्यादा पैराज हैं, अगर इनको कंसोलिडेट करके देखा जाए तो ये अरबों रुपए का तो सिर्फ POL के ही हमारे पास पैराज पड़े होंगे। एक जो स्पेशल ऑर्डर कराएंगे आपको सामने आप लोगों का भी ऑडिट चल रहा है जी? रेगुलर ऑडिट सर। रेगुलर ऑडिट चल रहा है? यस सर। उस रेगुलर ऑडिट में आप ये POL की ऊपर कुछ स्पेशल रिपोर्ट बना सकते हैं? सर अभी हमारा सर इसमें से CEOs का ऑडिट कंप्लीट हुआ है, सर्टिफिकेशन हुआ है। अब नेक्स्ट वीक हमारा नेक्स्ट फेज़ में हमारा ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज का इनका ऑडिट है सर।
जब आप बेस मैनेजमेंट कंपनीज का ऑडिट कर रहे होंगे तो जो उनके POL के एक्सपेंसेस हैं उनकी स्क्रूटनी और स्पेशल रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं? और लोकल गवर्नमेंट्स की कर ली आपने जी? सर लोकल गवर्नमेंट्स अभी नहीं सर, अभी सर हमने CO हेल्थ और एजुकेशन के सर किए हैं। लोकल गवर्नमेंट्स में भी ये सर वो भी है नेक्स्ट फेज में सर हमारे वो भी है। लेकिन सिर्फ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और कमिटीज? यस सर वो सर बाद में होना है सर, अभी सर कब चल रहा है चलें जी। यस सर ये हमें 6 तक हमें ये वेरीफाई करके बताएं। और ऑडिट जब ड्यूरिंग वेरिफिकेशन वही जो पिछले पे हमने दिया था कि आप इसको फोरेंसिकली एग्जामिन करें और देखें कि ये रिकॉर्ड बाद में तो नहीं भरा गया, ये जो लॉग बुक्स फिल हुई हुई हैं उसमें आपको सिर्फ देखने से पता चल जाएगा पैटर्न। जो लिखाई करने वाला है वो बार बार एक ही चीज़ लिख रहा है या वो पैटर्न को सैनिटी चेक लगा के देखिएगा कि ये पैटर्न कि ये रिकॉर्ड जो है ये प्री एग्जिस्टिंग है या ये न्यूली क्रिएटेड है। आई लीव दैट अप टू यू। अच्छा सर, ये भट्टी साहब ने जो अभी एक सजेशन दी है रिगार्डिंग स्पेशल ऑडिट, तो वो मेरी सबमिशन भी यही है, मैं सेकंड करता हूँ कि इसको एक डिस्ट्रिक्ट अटक से शुरू करें और एज अ स्पेशल ऑडिट अटक का आप कराएं, TMAs का, म्यूनसिपल कमेटीज़ का, वो चीज़ तो थोड़ी बहुत सामने आए, उससे काफ़ी सारी पिक्चर हमारी क्लियर हो जाएगी। सर सर वो हमने इन्हें कह दिया सरदार साहब, ये हर MC का और हर कॉरपोरेशन का और हर कंपनी का POL का रेगुलर ऑडिट अभी इनका चल रहा है इस वक्त कि उसके दौरान ही POL की एक स्पेशल स्टडी करके शेयर करें। स्टार्टिंग फ्रॉम सर ये है कि हमें स्पेशल स्टडी क्योंकि हमारा ऑडिट प्लान अप्रूव हो चुका था ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से सर, उसमें हम स्पेशल परमिशन आपकी डायरेक्शन पर हमें लेनी पड़ेगी स्पेशल स्टडी के लिए अगर आप डायरेक्शन दे रहे हैं तो सर। अदरवाइज़ हमारे रूटीन में जो होते हैं हम POL का वो 1 साल का कर रहे होते हैं, आपकी डायरेक्शन है अगर कोई फॉर मोर ईयर सर तो वो फिर हमारा सर प्लान जो है थोड़ा सा आप कर सकते हैं सर। वो 1 ईयर का तो जो हमारा चल रहा है उसमें तो हमारे लिए पॉसिबल होगा। अगर आपकी डायरेक्शन है फॉर मोर देन 1 ईयर्स तो फिर हमें ये है इसमें ज़्यादा टाइम फ्रेम की ज़रूरत होती है। 1 ईयर का सर वो हम इसको कर लेंगे सर 1 ईयर का। आपके स्पेशल ऑडिट से ना फिस्कल डिसिप्लिन इम्प्रूव कर जाएगा सर। 1 ईयर बिफोर ये पहले का 1 ईयर वो दो चाहिए। तो ये हमारा पहले का ही हमारा चल रहा है सर, इससे क्योंकि हमारा रूटीन ऑडिट यहाँ पे 32% कमीशन चलते हैं। किस चीज़ में जी? जिला कौंसल कॉर्पोरेशन में जो वोचे शोचे चलते हैं POL वो सारा चल रहा है, आपके नॉलेज में होना चाहिए ये चल रहा है। ये भट्टी साहब कह रहे हैं कि इसे सुतरा पंजाब से 1 साल पहले की जो ना ऑडिट स्पेशल ऑडिट होनी चाहिए। बेशक लाहौर से निकल के शुरू कर दें, हमारे यहाँ कैसे शुरू कर दें, अटक से शुरू कर दें। सुतरा पंजाब से 1 साल पहले किस चीज़ का ऑडिट करें? POL का? POL का मुरादमीन का मतलब उनके पास इख्तियार होता था नहीं, उसके अलावा 100 सीट एक कॉरपोरेशन के पास होती थी, सिंपल जो थी ना वो क्या नाम अर्बन का मकाम, उनके पास 100 सीट होती थी, 20-30 काम करते थे, 10-20 हम सियासतदानों के हो जाते थे कि बंदे कार बैठ के काम कर रहे हैं, 70 के पैसे खाए जाते थे। फिर LWMC वगैरह बनाई गई ना, मैं तो सीधी का भी कहा। इस पे आप हमें प्रपोजल दें जी, एक इन लाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ कंसर्न्स शेयर्ड बाय मेंबर्स POL के हवाले से नेक्स्ट वीक आप प्रपोजल दें स्पेशल स्टडी की, उसकी TORs प्रपोज करें। और ये व्हीकल्स की जब वेरिफिकेशन आप करें रिकॉर्ड की तो इनसे कहें कि उन व्हीकल्स की गाड़ियों की तस्वीरें भी आपसे शेयर करें और देखें कि वो गाड़ियाँ एक्चुअली रोड वर्दी हैं या नहीं है। कुछ जगहों पे गाड़ियाँ रोड वर्दी नहीं होती
और जंकयार्ड में खड़ी होती हैं और उनके POL के बिल्स बन रहे होते हैं। तो ये इसको आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है। सर हमारा ऑडिट जो है ऑडिट के पास वापस आ जाए जी। सर मैं थोड़ी सी गुजारिश कर दूं सर, हमारा ऑडिट जो करंट जो है वो है 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक हमारा ये ऑडिट सर इन प्रोग्रेस है सर। 24-25 का भी ऑडिट चल रहा है उनका। यस सर, तो इसमें सर अगर इस साल के तो हम इसमें दे सकते हैं सर रिपोर्ट जो और POL की होगी सर। आप नेक्स्ट वीक इस पर प्रपोजल ले आना। कराइए सर POL के अलावा पहले जो गोश्त मुलाजमी रहे थे, मैं बच्चा समझा नहीं सका अपनी बात कि अगर एक मार्फूल वाला कॉर्पोरेशन है, कोटर मालिक है, शेख ऊपर, इनमें ना CEO के पास एक पावर होती थी एडमिनिस्ट्रेटर के पास कि 100 का लोकल गवर्नमेंट याद है 100 मुलाजिम रखना है डेली बेसिस पे, उन पे जो 20-25 रखी जाती है, तनख्वाहें 80 की निकल जाती 100 की। वो कम से 1 साल का तो कर लेना, इससे पता लग जाएगा। पिछले हम 78 साल तो नहीं जा सकते हैं, जब 1 साल ये कर रहे हैं उसमें करना चाहिए कि मुलाजमीन जो इनको थे कि इतने रख सकते हैं, क्या वो फिजिकली रखे गए थे, वो काम करते रह नहीं रहे, इनके पास आ जाएगा। अगर कॉर्पोरेशन सही काम करते फिर अथॉरिटियाँ बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन ये है कि वो जो काम नहीं सही करते रहे और ये कुछ होता रहा ये हम कहते हैं ना पब्लिक कंपनियाँ बन रही हैं, प्राइवेटाइज हो रही है, उसकी वजह ये हुई है कि हमारे जो पहले स्ट्रक्चर थे उसमें काम नहीं होता, यही चीज़ चल रही थी। अब एटलीस्ट ये तो पता लग गया ना, मैं मिसाल के 100 मुलाजमीन आपने रखने थे वहाँ डेली वेजेस पे सफाई के लिए, अब उसमें 20 या 30 रखे गए हैं, तनख्वाहें 100 की निकलती नहीं है। ये आप सुन रहे हैं जी। सो बेसिकली 2 कंसर्न्स हैं, एक गोस्ट एम्प्लॉइज़ का और एक POL का। ख़ास तौर पे उन लोकल गवर्नमेंट्स में जो वेस्ट मैनेजमेंट का और वेस्ट कलेक्शन का काम करती रही हैं या वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के जहाँ पे डोमेन में ही आता है। सो ये 2 कंसर्न्स मेंबर्स ने रेज़ किए हैं। आप अभी इनका ऑडिट कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट वीक हमें प्रपोजल स्पेशल स्टडी की दें जो वर्केबल है, फीजिबल है, जिससे हम इन दोनों इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। एंड देन दिस हाउस विल कंसिडर दैट फॉर अप्रूवल और फिर आप उसको ऑडिटर जनरल से शेयर कर लें परमिशन के लिए। ठीक है जी। सर वर्किंग पेपर सर पेज 3 सर ये ब्रीफ का सर। अब बात ये कि जो इसमें नंबर ऑफ पैराज हैं वो हैं 71। यस सर। 71 में से हमने सिर्फ 2 पैराज अभी डिस्कस किए हैं, विच इज सर वन पैरा सर नॉन प्रोडक्शन का सर। उस 2 पैराज हो गए ना, एक इशू हो गया, 2 पैराज हमने किए हैं। तो ये हमारी जो रिवायत है वो उससे हट के हो गया काम, क्योंकि हमने 2-2, 300 पैराज एक मीटिंग में किए हैं स्टडी। तो ये क्लब करने का मकसद ही ये था कि जो रूटीन के पैराज हैं उनको हम एक ही दफ़ा रिव्यू करके उन पे एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन जो पहले दी हुई है वो पास कर दें, ताकि हमारा उन पे टाइम ज़ाया ना हो। तो वो आप बता सकते हैं कौन से हैं रूटीन के पैराज, ताकि इन 71 में से हम उनको वी गेट देम आउट ऑफ द वे। कैटेगरीज हैं इसमें, ये हर कैटेगरी सर एक पैराज हैं, क्लब पैराज हैं सर, जो हमने इनको इकट्ठे करके इसको सेटल कर सके हैं सर। जी आप डायरेक्शन आप देख सकते हैं, जैसे सर एम्बेजलमेंट का सर 1 इशू है और 1 पैरा है सर, और कोई नहीं है इसमें सर। जी चलें दिखाएं एम्बेजलमेंट वाला सर। ये नेक्स्ट पेज सर, पेज 3। क्या ये फैसलाबाद आज CM का विजिट था फैसलाबाद का, इसलिए फैसलाबाद का एजेंडा हम कल टेकअप करेंगे। उनके CEO नहीं आ सर। विद ड्यू अपॉलॉजीज, हमारा जो वक्त है ये 2 पैराज पे ज़ाया नहीं हुआ है। हमारी प्रीवियसली स्टैंडिंग जो इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस हैं उन पे अमल दरामद ना होने की वजह से हुआ है। पैराज पे इतना वक्त नहीं लगा मेरे ख्याल में। अगर उन इंस्ट्रक्शंस को, उन डायरेक्शंस को फॉलो कर लिया जाता तो ये तो शायद 2-4-5 मिनट का काम था जो हमने शायद 1.5 घंटे में अभी भी निपटाया नहीं है। हमने उसको अगले हफ्ते तक लेंगे सर। सर C कैटेगरी इज सर, मे आई प्रोसीड सर? जी प्लीज। सर C category is procurement related irregularity sir.
Sir, it has 6 issues, sir, and 24 paras are involved. नहीं, आपने बी पे आना था ना, फ्रॉड, एम्बेजलमेंट एंड मिसअप्रोप्रिएशन, इतने बड़े-बड़े अल्फाज जो आपने इस्तेमाल किए। सर, अच्छा वो हो गया। नहीं सर, ये फैसला अच्छा, वो बाद में था, next, आपने ठीक, डायरेक्शन दी है कि इसको कल पर अच्छा फिर आप उसके आगे procurement related, sir, C category, sir. There are 6 issues and 24 paras are involved in this category, sir. So first one is, sir, irregular. 1C, sir, irregular expenditure without pre or internal audit and non-preparation and approval of financial statements, sir. सर वही पैरा जो हम previous अभी नॉन प्रोडक्शन में ये कर रहे थे, सर डिस्कस कर रहे थे कि according to rules 22(1) and 4 of public sector companies, sir, rules, there shall be an internal audit function in every public sector companies. The chief internal auditor, who is the head of the internal audit function in the public sector company, shall be accountable to the audit committee and have unrestricted access to the audit committee, sir. Furthermore, sir, Rule 13(1) of IBID rule provides that the board was responsible to appoint a chief internal auditor, sir. Sir, this is involved in para 1 and 8, sir. Sir, other sir category violation is according यहाँ to पे जरा रुकें, ये जरा सीईओ साहब बताएं कौन सी कंपनी का है ये? सर ये कौन सी भावलपुर एंड मुल्तान, सर। भावलपुर एंड मुल्तान। सर ये आप लोगों के पास चीफ इंटरनल ऑडिटर मौजूद हैं? सर भावलपुर में पहले अपॉइंट नहीं था, लेकिन अब हो चुका है सर अपॉइंट, और कंप्लाइंस हो गई है सर डायरेक्शन की। मुल्तान में क्या क्वालिफिकेशन है चीफ इंटरनल ऑडिटर की? सर MBA फाइनेंस है और PhD फाइनेंस है सर। हाँ जी, PhD फाइनेंस है सर। PhD फाइनेंस सर। ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होती है सर? सर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स में है उसमें वन ऑफ द क्वालिफिकेशन जो है वो MBA फाइनेंस भी है सर। जी, MBA फाइनेंस ऑडिट कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते सर पाकिस्तान ऑडिट डिपार्टमेंट में जो मेन सर्विस है ऑडिट एंड अकाउंट्स की कंबाइंड सर्विस, उसकी रिक्रूटमेंट थ्रू CSS होती है और उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है BA सेकंड डिवीजन। और जितने हमारे ऑडिट के बड़े बड़े उहदों पे लोग बैठे हुए हैं वो इसी बेसिक क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे इम्तहान पास करके बैठे हुए हैं। सर ये नहीं, आप एक सर्विस की बात क्यों कर रहे हैं फिर? ये मैं कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ऑडिट का फंक्शन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें सिवाय BA पास के कोई और कंडीशन नहीं। बात कर रहे हैं, किसी और तरफ चली जाए। सर और सर 2001 से फेडरल कैबिनेट ने ऑडिटर जनरल के कहने पे 2 ऑर्डिनेंस पास किए थे। एक ऑडिटर जनरल का ऑर्डिनेंस था, एक कंट्रोलर जनरल का ऑफ अकाउंट्स का था। उस वक्त आर्गूमेंट ये था कि ऑडिट एंड अकाउंट्स का एक ही सर्विस में होना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करता है, इसलिए हम ऑडिट को अकाउंट से अलग कर रहे हैं। ऑडिट को ऑडिटर जनरल डील करेगा और अकाउंट्स को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स डील करेगा। ये आर्गूमेंट दिया गया था 2001 में। आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। वैसे ही ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस काम कर रही है और कंबाइंड कंट्रोल ऑडिटर जनरल के पास। मेरा सवाल आप किसी और तरफ ले गए। अब हम फिर एक ये बहुत लंबी बहस है सिविल सर्विस रिफॉर्म की। ऑडिटर जनरल भी BA सेकंड डिवीजन हो सकता है? वही पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस का ग्रेड 22 का ऑफिसर होता है। सर कार्डली वो तो CSS के एग्जाम देने की क्वालिफिकेशन है। हमें बाद में I will not, sorry, with all due respect, we are not going down this road. ऑडिटर जनरल BA सेकंड के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं सारे जो PhD में पढ़ाए जाते हैं। ये इस कमेटी का परव्यू नहीं है सर। वैसे अगर गप लगानी है तो ये बड़ा जाहिर है, सारे बड़े एक्साइटेड हैं इस पे बात करने के लिए।
सर आज अगर ये बात आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे थोड़ी सी फ्लोट कर दें तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये शायद हमारे वो जो हमने जब एटॉमिक वो ली थी ना कैपेबिलिटी, ये उससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इस मुल्क का ऑडिट और इस मुल्क का हिसाब किताब एक BA पास 2nd डिवीजन। लेकिन ऐसा सर वो ट्रेनिंग नहीं होता। ट्रेनिंग ट्रेनिंग्स करते हैं बड़ी वो तो एक ट्रेनिंग होती सर हमारी एक इतनी स्वीपिंग सी स्टेटमेंट है, ये ठीक है एक बेसिक क्राइटेरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में आप बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं, आप कोर्सेज करते हैं और उसके बाद यू डेवलप दैट कैपेसिटी फॉर ऑडिट। और बहुत सारे जो हमारे ऑडिट ऑफिसर हैं उन्होंने बाद में CS भी किए हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी की है उन्होंने। सर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि सर ऐड करना चाहूँगा कि सर हमारी आई वुड लाइक टू कम बैक टू दिस इशू। MBA फाइनेंस क्या प्राइवेट सेक्टर में ऑडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गवर्नेंस रूल्स के अंदर हम ये चेक कर लेते हैं, अगर उसके अंदर इंटरनल ऑडिटर के लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ अगर MBA फाइनेंस है तो वेल एंड गुड, ये हम इसको चेक क्योंकि आपको तो बेसिकली अकाउंटिंग का चाहिए ना, उसमें स्किल सेट चाहिए। हाँ जी, SCP में जमा कराते हैं अकाउंट अपना ये, तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, MBA नहीं कर सकते। जरूरी है ना ऑडिटर, लेकिन क्वालिफाई उसने करना होता है। MBA की डिग्री के अंदर आई थिंक उसके अंदर ऑडिट भी, फाइनेंस भी है तो ऑडिट भी है। ये जरा चेक कर लें कि जो इंटरनल ऑडिटर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्या MBA फाइनेंस उसके लिए काफ़ी है, या जैसे पीर साहब कह रहे हैं कि वो कॉस्ट अकाउंटेंट हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या ACCA या इस तरह की क्वालिफिकेशंस वाला हो? ये आप चेक करेंगे DG साहब, और चेक करके सारी कंपनीज के बताएं कि किनके ऑडिटर्स हैं किनके नहीं हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स की कॉपी दी है सर, उसका जो सेक्शन 2 है इंटरनल 22 इंटरनल ऑडिट, उसके लिए लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ द चीफ इंटरनल ऑडिटर अनलेस ही इज कंसीडर्ड एंड approved as a fit and proper for the position of the audit committee, for the position by the audit committee. No person shall be appointed as the chief internal auditor of a public sector company unless he has 5 years of relevant audit experience and is a number 1 member of a recognized body of professional accountants or certified internal auditor or certified fraud examiner or certified internal control auditor or a person holding a master degree in finance from a university recognized by the Higher Education Commission. So master degree in finance is a relevant qualification for this post. नहीं तो उन्होंने फाइनेंस कहा है सर। MBA और MBA with Yes. specialization in finance is not a finance. सर सॉरी मैं गलत सबमिट कर गया। MCOM फाइनेंस और PhD फाइनेंस जो क्वालिफिकेशन सर, द पर्सन इज सिटिंग हियर सर, वो भी है सर। आप इंटरनल ऑडिटर हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बता दें। आधे डिग्री कौन सी की हुई आप? PhD कंप्लीट की है फाइनेंस में और 2009 में MCOM फाइनेंस है। ठीक है, आप PhD फाइनेंस अगर की भी है तो फिर आप कहाँ से किया आपने PhD? और क्या थीसिस क्या था आपका, डिसर्टेशन क्या था? ठीक है, तो सीख रखें। चलें जी आगे। सर ये इसमें जो इन्होंने CA रखा था, तो ये सर इन्होंने इसको प्रमोट करके ट्रांसफ़र करके इनको वहाँ पर रखा था थ्रू प्रॉपर एडवर्टीजमेंट जो होती है वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया था सर इसमें। सर ये इरेगुलरिटी है सर इसमें सर। सर मैं सबमिट करूँ सर। एक्चुअली किया हुआ बंदे ने इतना तो सर उसने हमने 4 दफ़ा सर ऐड दी थी बोर्ड ने इस पर्पज़ के लिए सर, लेकिन कोई सूटेबल कैंडिडेट जो है वो बोर्ड के सामने नहीं आ सका। फिर बोर्ड ने जो HR मैनुअल के अंदर प्रोविजन मौजूद है कि विद इन दी स्टाफ अगर किसी को किसी पोस्ट पे ट्रांसफ़र पोस्ट कर सकता है, तो उस प्रोविजन के अंदर बोर्ड ने भावलपुर में आपको PhD फाइनेंस मिल जाए, बड़ी बात है। उन्होंने एडवर्टाइज कहते हैं 4 मरतबा की, लेकिन इन्हें ठीक बंदा नहीं मिला। उसके
बाद फिर मजबूरन एक तरह से उन्होंने इंटरनल अरेंजमेंट सर ये था कि इनको पहले इन्होंने अलाउ नहीं किया कि ये भी अप्लाई कर देता। हमारा ये चलें आगे चलें जी, इसको पैरा पे आ जाए। ये तो मैंने ज़िमनी सवाल पूछा था वैसे ही। उस एरिया में टीचर नहीं मिलता स्कूलों में, वही रिटायर होता है, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे 5-5 दफ़ा वो पौने इंच के उसके मोटे शीशे हो जाते हैं। डॉक्टर सिंध से आता है BHU और THQ में, पंजाब में वहाँ अवेलेबल नहीं है, इसमें उस सिरे थोड़ा जा लिहाज करते हैं। सर यही था कि बस उसको थोड़ा था वो थ्रू एडवर्टाइजमेंट उसी में ही करना था, वो ये पार्टिसिपेट कर लेते एडवर्टाइजमेंट में, तो ये इसी को ही कर लेते। तो सो आपका पैरा यही है कि चीफ इंटरनल ऑडिटर नहीं है? सर नहीं था, उसमें से हमारा ये था कि जो एक्सपेंडिचर था वो भी एक रेगुलेटर था, जो इन्होंने बीच में ये सारा जो पास हुआ है उस पर भी इसको कंडोन कराना है। सर इसमें मेरी सबमिशन से इसके ऊपर डिपार्टमेंट ने बाकायदा इंक्वायरी मार्क की थी, जिन वो तमाम पीरियड का एग्जामन हो के बाकायदा उस इंक्वायरी कमेटी ने सब इसको बताया कि उसमें कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं हुई, और जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ सर उसको बोर्ड ने बाद में सर उसको कंडोन भी कर दिया सर। और वैसे भी सर एक्सपेंडिचर का इंटरनल ऑडिट से पास होना किसी लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी रूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि इंटरनल ऑडिटिंग का जो कंसेप्ट है उसमें ये पेमेंट से अलहदा फंक्शन है। इसने उस अदारे के ओवरऑल सिस्टम्स को, प्रोसीजर्स को, प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट्स को क्रिटिकली एग्जामिन करना होता है टू एसरटेन कि इकानमी, एफिशिएंसी और इस तरह के जितने मामलात हैं वो ऑब्ज़र्व किए जा रहे हैं या नहीं। ये डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो इन द शेप ऑफ प्री ऑडिट होती हैं, ये मेरे ख्याल में किसी लॉ ये अख्तर साहब आपके महकमे ने इजाद किया है जी, ये आपके महकमे ने इजाद किया है कॉन्सेप्ट प्री ऑडिट का? नहीं सर, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट करवाता है प्री ऑडिट। सर प्री ऑडिट का कंसेप्ट एक अलग चीज़ है, वो जिस अथॉरिटी ने भी पेमेंट करनी है उसके सामने जब पेमेंट का क्लेम आना है तो उसने देखना है कि वेदर दिस क्लेम इज जेन्युइन और पेएबल और नॉट। अच्छा ठीक है, ये बताएं ना डॉक्टर साहब, आप बताएं आप काम क्या करते हैं? इंटरनल ऑडिटर का काम क्या होता है? बैठे तशरीफ रखें। जी सर, सबसे पहले जो भी प्रोक्योरमेंट जो भी इश्यूज होते हैं डिपार्टमेंट के, वो अपने प्रॉपर प्रोसेस से होके आते हैं, मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट फिर फाइनेंस अकाउंट्स और उसका वाउचर बन के मेरे पास आ जाएगा। मैं उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखूंगा। इनिशियली फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट है तो उसकी बेसिक जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है, रिक्विजिशन है, वो जनरेट हुई है, कहाँ से हुई है और वाकई वो मतलब रिक्वायर थी चीज़। उसके बाद उसकी बजट अप्रूवल देखूंगा, बजट अवेलेबल है। उसके बाद बाकी उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है, बिड है या उसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, उसकी बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी प्रोक्योरमेंट या जो भी चीज़ है, तो उसके बाद सर उसे मैं अलाउ करूंगा, फिर वो वापस अप्रूवल के लिए जाएगा और उसके चेक और बाकी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगी। सर आपके ख्याल में अगर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एक इतना बड़ा पैरा प्रिंट कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट में, जो फिर पार्लियामेंट में असेंबली में ले हो रहा है कि एक कंपनी में इंटरनल ऑडिट का एग्जिस्ट ना करना इज़ अ सीरियस इरेगुलरिटी, तो इसका मतलब है कि इंटरनल ऑडिटर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जी सर, इससे ये होता है कि इंटरनल कंट्रोल थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है ना, चीज़ें ये बताएं कि आप ये बताइएगा कि इंटरनल ऑडिट इम्पोर्टेंट क्यों है? सर मैं वही बताने जा रहा हूँ कि जो आपकी जो सक्सेस है वो किस चीज़ से मेजर की जाएगी? सर यही बताने जा रहा हूँ कि जो इंटरनल कंट्रोल है सर वो हमारा स्ट्रांग हो जाता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कोई भी प्रोसेस की, कोई भी प्रोसेस मतलब प्रोक्योरमेंट है या सैलरी पेमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं है, उससे ये होता है कि सारी जो उसमें कमी पेशी है वो पूरी हो जाती है सर प्रोसेस में। आप इंटरनली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स एंड फाइनेंस बनाता है, मैं उसे चेक करता हूँ वो भी कंप्लीट हैं या नहीं है और वो भी उसके मुताबिक रूल्स के मुताबिक हैं या नहीं। और जब ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाले आपके पास आते हैं या एक्सटर्नल ऑडिटर आता है, जी सर, तो आप पहले अपने सीईओ को बताते हैं कि जी हमारे ये गैप्स हैं ऑडिट में, ये चीज़ें हमें रेक्टिफाई करनी? जी सर, ड्यूरिंग प्रोसेस ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके अंदर मेंशन करते हैं कि ये डेफिशिएंसीज हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स, इसकी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो सर पेमेंट करें, अदरवाइज उसे रोक देते हैं।
सर इंटरनल ऑडिटर बेसिकली जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहाफ पे पूरे प्रोसीजर प्रोसेसेस को देखता है, चेक करता है और उसको रिपोर्ट करता है कि सर हमने जो सिस्टम बनाए हुए हैं उनमें वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उनमें कोई तब्दीली की या सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। वो ये बेसिकली जो बोर्ड कंपनी का है और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको असिस्ट करने के लिए है। जो रोज़मर्रा के मामलात हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, अकाउंट ऑपरेशन के, वो थ्योरेटिकली इसके परव्यू में नहीं है। सो बेसिकली इंटरनल ऑडिटर के होते हुए the point I am trying to make is that internal auditor के होते हुए किसी फर्म या कंपनी या इदारे के ऊपर ऑडिट ऑब्जेक्शंस आना या पैरास का प्रिंट होना जो है वो उस इंटरनल ऑडिटर के ऊपर चार्जशीट है। ये सर आपकी ऑब्जर्वेशन 100% ठीक है। इंटरनल ऑडिटर का काम ये है कि जब ऑडिट का वक्त आए तो उसकी कंपनी या इदारे या ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंस रेट 100% हो। ये इंटरनल ऑडिटर का काम है। इसीलिए हम बार बार लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी ये कह रहे हैं कि वो भी अपने इंटरनल ऑडिट विंग्स बनाएं। जब वो इंटरनल ऑडिट विंग्स बनाएंगे तो उससे कंप्लायंस बेहतर होगी। जब कंप्लायंस बेहतर होगी तो फिर ऑडिट पैरास जो हैं वो कम बनेंगे। ये असल इसलिए इंटरनल ऑडिटर की ज़रूरत है, इसलिए लॉ में उसको मैंडेटरी किया गया और इसीलिए उसका ना होना एक बहुत बड़ी ऑडिट ऑब्जेक्शन है, जिसकी वजह से ये सारी फिर चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो आगे अब चलें इस पे पैरा को आगे ख़त्म करें और बाकी कंपनीज़ का भी हमें बताएं डीजी साहब के कहाँ इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो गए हैं, कहाँ नहीं हुए हैं, और जहाँ पे एडिशनल चार्ज है उसको आप वो डिसरिगार्ड करें क्योंकि एडिशनल चार्ज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर सीएफओ को ही इंटरनल ऑडिटर बनाया हुआ है उसको वो भी आप हाईलाइट करें ताकि हम इसको रेक्टिफाई करें अक्रॉस द सिस्टम। सर जो हमारा ऑनगोइंग ऑडिट है उसमें सब इंश्योर करेंगे सारी रिपोर्ट इस पर सारे से, और ये नॉर्थ और साउथ दोनों की चेक करें सर। जी अब बताएं इसका क्या सर ये डिपार्टमेंट बताए कि ये जो इन्होंने पूरे का पूरा 3 बिलियन रुपीस है उस पे ही पैरा बना दिया। Irregular expenditure without pre and internal audit, non-preparation and approval of financial statements. सर ये जो विदाउट प्री और इंटरनल ऑडिट है मेरी तो समझ से बालातर है कि ये एतराज़ किस बुनियाद पे लग गया है। सर इसमें से ये है कि जितना भी सर प्री ऑडिट है, जितनी भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल हो रही हैं तो उससे आप ऑडिट करना ज़रूरी है। बाद में पोस्ट ऑडिट तो हो गया ना, आप लोगों ने भी ऑडिट कर लिया उसका। यस सर हमने कर लिया सर अब इसमें सर जो उसमें स्पेसिफिक चीज़ बताएं अगर जिस पे आपको डाउट है सर इसमें से, वरना तो ये पैरा फॉर द सेक ऑफ पैरा है। गुजारिश सर सादा है कि जिस अथॉरिटी ने भी पेमेंट की है उसने क्लेम को एग्जामिन करके पेमेंट की है। ये मुमकिन नहीं है कोई क्लेम एग्जिस्ट ना करता हो और पेमेंट हुई हो। ना ही ऑडिट ने ये एलिगेशन लगाया कि कोई क्लेम नहीं था या जेन्युइन पेमेंट नहीं थी या फर्ज पेमेंट हुई है, इस तरह का कोई चार्ज नहीं। इनका चार्ज है कि विदाउट इंटरनल ऑडिट पेमेंट हुई है, जबकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंटरनल ऑडिट का कंसेप्ट है उसमें पेमेंट ऑथराइज करना शामिल ही नहीं है और विदाउट प्री ऑडिट पेमेंट होती नहीं है। जो अथॉरिटी भी पेमेंट करती है बदरिया चेक करे, बदरिया बिल करे या बदरिया ऑनलाइन ट्रांसफ़र करे, वो उस पर अपना माइंड अप्लाई करके ये देखती है कि मैंने ये पेमेंट करनी है कि नहीं। जी सर लेकिन उन्होंने इकट्ठा कर दिया। कौन सा मैनुअल है? प्री ऑडिट हो रहा है और इंटरनल ऑडिट अलहदा से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों पैरे जो है, दोनों कंपोनेंट जो है ना पैरे टू प्री ऑडिट मैनेजमेंट कंपनी सही अकाउंटिंग मैनुअल है, उसमें पैरा 13 है सर, उसमें मेंशन किया गया है प्रॉपर्ली प्री ऑडिट मेंशन किया गया है।
तो ये सर जो पेमेंट की गई है सारी प्री ऑडिट की गई है, प्लस इसमें से बट वो पब्लिक सेक्टर कंपनी भी है ना, तो फिर तो उसने पब्लिक सेक्टर कंपनी के फॉलो करने हैं ना रूल। यस सर, ये उन्हीं के हैं सर। हाँ। जो पब्लिक सेक्टर कंपनी के ही हैं सर। प्री ऑडिट कौन करेगा उसमें? सर इसमें से यही है नहीं होना चाहिए जो CIA है या इनका अपना, उसने ये देखना है सर इसको, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन पेमेंट से पहले उन्होंने इसकी प्री ऑडिट करना है सर। तो अब इसमें ना होने की वजह से जितनी इन्होंने पेमेंट किया वो इरेगुलरिटी तो है सर, विदाउट प्री ऑडिट इन्होंने पेमेंट की है सर। तो सर इसमें ऑडिट रेकमेंड सर फिक्सिंग रिस्पांसिबिलिटी, इरेगुलरिटी कमिट हो गई। यस सर। इंटरनल ऑडिटर्स हायर हो गए सर। आप ये कह रहे हैं कि जी उस पूरे वक्त में जब इंटरनल ऑडिटर नहीं था तो आपने पूरा का पूरा एक्सपेंस जो है उसको इरेगुलर कर दिया। जी सर। लेकिन वो एक्सपेंसेस सारे ऑडिट हुए हुए हैं, वेरीफाई हुए हुए हैं, वो एक्सपेंसेस सारे वैलिड हैं, उनमें कोई डाउटफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं है ना? जी सर, ऑडिट किया वो उसमें नहीं है। डाउटफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं है उसमें? जी सर। तो फिर हम इसको सेटल कर देते हैं, अगर इन्होंने चीफ इंटरनल ऑडिटर रख लिया है सर तो हम उसको अब उस इरेगुलरिटी को सेटलमेंट की तरफ ले जाते हैं। सर जैसे आप सर दो बातें हैं ना, या तो होता है कि आप कहते हैं जी इस दौरान 800 मिलियन का खर्चा हुआ है, इंटरनल ऑडिटर नहीं था और ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये डाउटफुल हैं, हमें कोई इनका ट्रेल नहीं मिल रहा, कोई डूबियस है। लेकिन अगर उनका सारा रिकॉर्ड मौजूद है और वो ऑडिट के छन्नी से गुजर गए हैं तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, वो उधर खर्च हुए हैं पैसे जहाँ पे करने थे। जी सर, वो बिल्कुल ठीक है सर, उसमें करप्शन तो नहीं हुई ना? नहीं सर। और ऐसे तो फिर हम उसको सेटल कर देते हैं सर, सेटल कर दीजिए। अच्छा, अब इशू ये है कि बाकी सारे मुझे इधर नज़र आ रहे हैं रिकरिंग नेचर के पैराज, वी विल कम टू दोज। बट मैंने एक चीज़ हमने पहले भी इस कमेटी ने शेयर की आप लोगों के साथ बार बार कि हमें कोई मटेरियल पैराज भी दिखाया करें जो इन सब रूटीन की चीज़ों से हट के होते हैं। अब जो आपने अदर्स के अंदर क्लब किए हुए 17 इशूज़ 30 पैराज, क्या उनकी आपके पास कोई समरी शीट है? से ये डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, डिफरेंट नेचर के हैं, इसी वजह से इनको इसमें कोई ऐसा पैरा है, ज़रा आप 10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, आप स्कैन करें और आप देखें उसमें कौन सा मटेरियल पैराज कौन से हैं ऐसे जिसमें जो कमेटी जिसको एड्रेस कर सकती है, बड़े साइज के सिग्निफिकेंट पैराज आप ज़रा शॉर्टलिस्ट करें। वी विल टेक अ 10-minute रिसेस।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डीजी साहब बताएं क्या फिर आपने तैयार किया? सर ये ब्रीफ कैसे पेज नंबर सर 23 सर जी पेज नंबर 23 सर ब्रीफ का सर पेज नंबर 23 है जी सर और 11F सर पैरा सर 2.1.6 बस ये इसमें से दो सर पैराज हैं 2.21 सर एंड 2.4.3 सर सर इसमें सर जी बस ये देखते हैं उन्होंने क्या होमवर्क किया। फिर कल है ना हमारी मीटिंग? जी सर प्रिविलेज है 11 बजे तो घंटा डेढ़ चलती है। चलें हम फिर 2 बजे ही होगी कल, जल्दी नहीं कर सकते, स्टार्ट कर लेंगे 2 बजे। चलें बताएं ये जी आप जो सर अकॉर्डिंग टू रूल 4 सब 11F यस सर 11F सर सर to rule 4.3 sir public sector companies rule 2017 the chief executive is responsible to implement strategies and policies approved by the board make appropriate arrangement to ensure that funds and resources are properly safeguarded and are used economically, efficiently and effectively in accordance with all strategies sir. सर ये एक है कि रूल्स के जो अटेंडेंस हैं वो आपने इंश्योर करानी होती है कि इलेक्ट्रॉनिकली एक आप मोबाइल और दूसरे सर IRS एक सिस्टम है वो परचेज़ किया गया है सर, तो उसके मुताबिक सर अटेंडेंस इंश्योर करनी होती है बट अटेंडेंस इज नॉट बीइंग इंश्योर्ड इलेक्ट्रॉनिकली सर. देयर आर 2 audit para which pertain to sir wasteful expenditure incurred on mobiles and IRS devices and irregular payment of salary without authentic attendance amounting to 812 million sir. सर ये फैसलाबाद का है सर, ये 5.3 मिलियन सर मोबाइल्स और सर इन IRS डिवाइसेस ली हैं बट उनको अटेंडेंस के साथ लिंक नहीं किया जा रहा सर. मुल्तान में सर जो सैलरीज पे की जा रही हैं वो जो IRS सिस्टम है उसके साथ लिंक नहीं करके पेमेंट की जा रही है, तो इसमें सर रेगुलर भी हैं और कॉन्ट्रैक्ट या हायर्ड एम्प्लॉइज़ भी हैं. ऑलमोस्ट 100 मिलियन की अमाउंट जो है हायर्ड एम्प्लॉइज़ की वो सर अटेंडेंस लिंक नहीं है सिस्टम के साथ IRS सिस्टम के साथ, और जस्ट अटेंडेंस रजिस्टर में भी PP लिखा होता है जिसमें इनिशियल भी नहीं होते या कोई इस तरह, तो ये सारी एक डाउटफुल पेमेंट्स हैं जो हो रही हैं सर, और इस पर इंक्वायरी भी हुई है और उसकी जो सर डाउटफुल पेमेंट्स जो सैलरीज जा रही हैं आप उनको डाउटफुल कह रहे हैं? यस सर. ये अमाउंट्स क्या हैं? ये प्रोक्योरमेंट की अमाउंट्स हैं सर, ये सारी पेमेंट्स हैं जो हम उनको सैलरी पे कर रहे हैं सर. सर फर्स्ट वाला जो है वो हमने मोबाइल और IRS डिवाइसेस परचेज़ की उसकी अमाउंट्स हैं सर 5.3 मिलियन की सर, और नीचे वाले मुल्तान का जो है उसमें सर ये सारी जो हमने सैलरीज दी हैं जो उनके रेगुलर एम्प्लॉय हैं या हायर्ड एम्प्लॉय हैं उन सब की, तो ये सर 807 मिलियन. जब आपने ये ऑडिट पैरा बनाया फैसलाबाद वाला तो उस वक्त ये सिस्टम मोबाइल्स और IRS डिवाइसेस वाले को कितना अर्सा हो गया था इंस्टॉल किए हुए? सर अस्सलाम वालेकुम. सर इसमें ये है कि ये 2017 में इन्होंने प्रोक्योर कर लिया था, IRS सिस्टम का कॉन्टैक्ट हो गया था, डिवाइसेस इनके पास आ गई, और 2017 के बाद 2022 तक इम्प्लीमेंटेड नहीं था. उसमें फिर उन्होंने थोड़ा सा ये किया कि जी हमने एक CC में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको किया है, बाकी प्रोजेक्ट जो है बाकी सारी CCs जो है उनकी वैसे ही रही अनअटेंडेड, लेकिन अभी उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कि 2023 मई 2023 में उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया है 100%. अब इम्प्लीमेंटेड है? जी सर. कौन बोल रहा है? सर रिगार्डिंग मुल्तान मैं सबमिट करना चाह रही हूँ सर. जी सर, फैसलाबाद वालों ने सर्टिफिकेट दे दिया है सर. इधर सर प्लीज़. फैसलाबाद से सर सर्टिफिकेट आ गया है कि मई 2023 से
उन्होंने 100% जो है वो अटेंडेंस, इसी अटेंडेंस बेस पे ही सैलरीज अब वो बना रहे हैं और पे कर रहे हैं। हाँ, मुल्तान सर। जी सर, जी सर, ये मुल्तान की जो अमाउंट है 807 मिलियन 80 करोड़ ये सैलरीज़ की पेमेंट हुई है, जिसको 1 साल में हमने ऑब्जेक्ट किया है। और सर इन्होंने PITB लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इन्हें 2015 में कहा कि आपने ये PITB से कॉन्ट्रैक्ट करके और ये IT को इन्वॉल्व करें ताकि आपकी जो सर्विस डिलीवरी है वो इम्प्रूव हो जाए। सर 2017 से इन्होंने डिवाइसेस ले ली, पहले 70 डिवाइसेस ली गई, फिर एडिशनली मज़ीद 15 और 10 इस तरह ऐड होता गया, लेकिन इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया उसको। उन्होंने कहा कि इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, एरर्स हैं, और लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 साल तक मुस्तकिल ये पेमेंट करते रहे PITB को, और उसको कन्वे नहीं किया कि इनके क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। सर एक इशू ये भी इन्होंने रिपोर्ट किया कि अटेंडेंस एक दफ़ा ये डिवाइस ले सकती है, हमें तो 2 दफ़ा वाली चाहिए कि हम दिन में 2 दफ़ा उस एम्प्लॉई की अटेंडेंस लें, लेकिन हमें इन्होंने एक अटेंडेंस का भी रिकॉर्ड नहीं दिखाया। और मीनवाइल जो मैनुअल अटेंडेंस इन्होंने ली है उस पर P लिखा हुआ है, वो जैसे फैसलाबाद वाला हुआ है। सर डिपार्टमेंट ने खुद इंक्वायरी की है इस पर, और सर इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स हैं उसमें ये हमने शेयर आपसे की हैं। सर उन्होंने कहा है कि PITB और डिपार्टमेंट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये इसमें ह्यूज एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व था, और सर ऑब्वियसली गोस्ट एम्प्लॉइज़ का भी इसमें एलिमेंट आ सकता है। तो इस्टेब्लिश उन्होंने कर दिया है, उन्होंने कहा है कि पैरा स्टैंड्स प्रोवन, लेकिन ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सर फर्दर फिक्स नहीं की डिपार्टमेंट ने। और ये सर इंक्वायरी 2023 में फाइनल हो गई थी, लेकिन अभी तक फर्दर हमसे अपडेट शेयर नहीं हुई। अटेंडेंस और सैलरी पेमेंट्स उसके साथ लिंक्ड हैं? सर ये बिल्कुल सर IRS सिस्टम सर बनाया गया था PITB के साथ, लेकिन सर जैसे ही ये सर डिवाइसेस आई हैं तो इनके सबसे पहले सर इश्यूज़ ये आते थे कि कोई डिवाइस सर अगर ख़राब हो जाती थी वो 3-3 महीने सर उसकी रिपेयर मेंटेनेंस में टाइम लगता था, तो वो भी उस तरह नहीं। इसी तरह सर लीव का ऑप्शन भी नहीं था उसके अंदर, और ये सर उसी वक्त PITB के साथ मैटर जो है वो टेकअप किया गया था। इसमें इश्यूज़ हैं, ये कहीं पर भी सर ये प्रॉपरली सर ये एग्जीक्यूट नहीं हो सका, तो इसलिए सर ये मैनुअल अटेंडेंसेस ली गई हैं स्टाफ की। सर अमूमन सर जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो उनकी जो अटेंडेंस है वो इसी तरह उनके सुपरवाइज़र जो है वो इंश्योर करते हैं, और वो मैनुअल तरीके से। ये घोस्ट एम्प्लॉइज़ का सर इस तरह नहीं है कि हम पूरी का पूरा जो उस साल का जो फाइनेंशियल सर वॉल्यूम है उसी को इरेगुलर या इस तरह तो बिल्कुल नहीं है। स्टाफ सर काम करता रहा है, और ये एक सिस्टम की सर वो अभी सर हम बिल्कुल वो डिजिटल सिस्टम के अंदर है, लेकिन वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस था सर, स्टार्ट हुआ था। सर ये डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी खुद की है 1, और PITB को भी इन्होंने 10 मिलियन के अराउंड जो है वो पेमेंट की हुई है। वो एडिशनल एक कॉस्ट है जो इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पे की गई। बैड गवर्नेंस, यू राइट। सर देखिए, एक तो सर मेरी गुजारिश ये कि देखें, अब जब हज़ारों एम्प्लॉइज़ हैं ना, तो हमें कोई ना कोई डिजिटल सिस्टम तो चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन आप मैनुअली कैसे कर सकते हैं? तो ये आई थिंक इनकी ये पहली अटैम्प्ट थी कि इन्होंने ये जो IRIS वाला जो सिस्टम किया, और इसमें ऑब्वियसली कुछ इश्यूज आए होंगे, और बनाया भी इन्होंने PITB से ही बनवाया, किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं हायर किया, इन्होंने PITB को ही दिया ये सारा कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे अभी CO साहब बता रहे हैं कि उसमें शुरू में इन्हें प्रॉब्लम्स आई, और उसके बाद फिर इन्होंने उस वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि वो पूरे साल की जो भी पेमेंट हुई है वो सारी की सारी रेगुलर हो गई। ठीक है, इन्होंने अपना सिस्टम बनाया था, और अब उन्होंने ऑब्वियसली फिर पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने उसको इम्प्रूव किया, लेकिन जो डिपार्टमेंट में इंक्वायरी हुई है उस पर हमने इनको भिजवा दी इंक्वायरी करके, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ अपना इनको डायरेक्शंस हैं कि आप इस पर अमल करें। मैं भी आपसे एग्री करता हूँ जी, मैं और यही पॉइंट मैं ऑडिट को कहने लगा था कि ये जो लफ्ज़ है ना डाउटफुल एक्सपेंडिचर, और ये बड़े केयरफुली यूज़ करने चाहिए, जहाँ पे आपको इस चीज़ का एविडेंस आपके पास हो कि जी वाकई हाँ ये 800, अभी आपने अपना काम आसान करने के लिए 800 मिलियन पे डाउट क्रिएट कर दिया है कि जी चूँकि ये बायोमेट्रिक नहीं हुए हुए इसलिए ये डाउटफुल है, बट दिस डज नॉट हेल्प अस इन एनी वे। या तो आप कहें ना जी आपके पास एविडेंस हो कि जी ये 15 बंदे हमने पकड़े हैं,
जिनकी रिहाइश जो है कोयटा की है लेकिन तनख्वाहें इन्हें मुल्तान में मिल रही हैं, या आप इस लेवल का, इस डिटेल का आपने काम किया हुआ हो, बट सिर्फ ये कह देना ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, होना चाहिए, इससे आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी गोस्ट एम्प्लॉइज़ को और लीकेज स्टॉप करने में मदद होगी, तो उस हद तक ये बात ठीक है। बट हम ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि जी यहाँ पे करप्शन हो रही है या घोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं, जब तक हमें पता ना हो इस चीज़ का। ऐसा हो सकता है, ये कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि हो सकता है ना सर, जी जी, लेकिन ये इनका काम है, ऑडिट का काम है, लेकिन वो फिर इंक्वायरी करके पिन पॉइंट करने वाली नहीं सर, वो ऑडिट का काम है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर उनके जहन में ये आइडिया आता है कि जी ये 807 मिलियन है, हम ऑडिट पैरा छाप देते हैं, आगे पीएससी में जाके देखेंगे, ये भी तरीका गलत है। सर मैं गुजारिश करूँ सर, ये हमने डाउटफुल नहीं कहा, इसको वेस्टफुल हमने ये कहा है सर। अगर पैरे में हमने नहीं, आपने लिखा हुआ है इर्रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरीज। यस सर, तो सर इसमें से यही है कि इसमें अटेंडेंस जो है वो प्रॉपरली सर एक सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है, तो कोशिश यही होनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये 807 मिलियन का पैरा अब आपने बना दिया है सर। अब यही पैरा जो है इसको यही इसी तरह के पैराज को करके आप कहते हैं जी हमने 1 ट्रिलियन की इरेगुलरिटी पंजाब गवर्नमेंट में निकाल दी है। ये क्या है 807 की? ये या तो आप कहें जी कि ये एम्प्लॉइज़ हैं नहीं, ये ड्यूटी पे नहीं आए, इनके अटेंडेंस रजिस्टर कंप्लीट नहीं है, देन इट इज़ इरेगुलर। क्यों जी इरेगुलर लफ्ज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट बताए ये क्या यूज़ करने वाला है यहाँ पे? सर इरेगुलर का मतलब ये होता है कि कहीं किसी मामले को, किसी प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए रूल्स मौजूद हैं और उन रूल्स को वायलेट किया गया है, इसको हम इरेगुलर बोलते हैं। इलीगल उसे बोलते हैं जहाँ को लॉ मौजूद हो और उसकी वायलेशन हो। तो यहाँ ना तो किसी रूल का जिक्र है ना किसी लॉ का जिक्र है। इसमें अकॉर्डिंग टू रूल 552 ऑफ HR मैनुअल ऑफ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी adopted by Multan Waste Management Company in its 10th BOD meetings, every employee must mark attendance in particular attendance register placed at the department or place of work. The HR department shall be responsible for safe custody of attendance register. Every employee shall go through the electronic equipment installed at designated points. The database of the attendance shall be stored in HR department, sir. So ये सर इसमें रूल ये आपका इंटरनल ऑडिट बैठा हुआ है यहाँ मुल्तान का? नहीं सर, CFO है सर। आपके पास नहीं है इंटरनल ऑडिटर? है सर, लेकिन सर वो ये आपको पता है आप रूल्स अपने बनाए हुए रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे सर। रूल सर ये रूल्स को उस तरह वायलेशन नहीं हम नहीं, ये लिखा हुआ है ना, एवरी एम्प्लॉई शैल गो थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड एट डेजिग्नेटेड। सर हमने ये प्रोसेस प्रॉपर, इसको ऑडिट ने भी किया कि जो हमने सर ये प्रोसेस किया इनिशिएट, उसको उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, लेकिन जब उस सिस्टम को सर इन प्लेस किया तो उसके अंदर सर फ्लॉज है, जिसकी वजह से वो सर चल नहीं सका। सर उसमें लीव का ऑप्शन नहीं था, सेकंड अटेंडेंस का सर ऑप्शन नहीं था, और फिर जो डिवाइसेस सर ख़राब हो जाती थी वो उसको 3 महीने रिपेयर होने में लगते थे। तो उस वजह से सर हम उसको एग्जीक्यूशन के अंदर सर इश्यूज आए हमारे। तो साइड बाय साइड सर हमने मैनुअल अटेंडेंस सिस्टम भी था, तो पेमेंट्स फिर हमें अल्टीमेटली सर मैनुअल अटेंडेंस पे करनी पड़ी। सर ये इशू रेज सर दो कोटेशन दी हुई है सर, इसमें 2 हैं। एक तो है कि मस्ट मार्क अटेंडेंस, यानी ये इसी वक्त उन्होंने करना है कि अपनी अटेंडेंस मार्क किया करेंगे। दूसरा ये है कि HR डिपार्टमेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ अटेंडिंग रजिस्टर। और तीसरा ये एवरी एम्प्लॉई शैल गो थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड एट डेजिग्नेटेड पॉइंट्स। इसमें शैल का वर्ड यूज़ हुआ है लेकिन टाइम बाउंड नहीं है। जब ये टाइम बाउंड आ जाना है और सारी इलेक्ट्रॉनिक हाज़िरी हो जानी है, फिर जो मैनुअल रजिस्टर है वो तो ख़त्म हो जाएंगे। सर ये है कि इस दौरान में मैनुअल रजिस्टर चलते रहे हैं और उन पे हाज़िरी होती रही है। जब ये सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम
इन फंक्शनल हो जाएगा तब ये मैनुअल रजिस्टर ख़त्म हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक चल पड़ेगा। सर ये 2017 से ये सिस्टम लॉन्च हुआ था, अगर इसमें कोई थे फ्लॉज थे इसकी रेक्टिफिकेशन हो जानी चाहिए थी 1 ईयर 2 ईयर, तो ये तो अभी 2022 तक भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो ऑडिट की यही है कि रेगुलेटरी देखता है कि इस वक्त 6 ईयर में इम्प्लीमेंट नहीं हो सका तो कब तक इसको इम्प्लीमेंट करने का इरादा है सर? सर मुल्तान के केस में 10 मिलियन वर पेड टू PITB। सर ये फैसलाबाद में थी 5.3 मिलियन सर, और उसमें मोबाइल, यस सर ये मोबाइल्स के सर। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी बेहतर होगी, ज़्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा, लीकेजेस कम होंगे। अब मैं वही बात करूँगा कि ये तो इस चीज़ का मुझे आपको हम सबको जो इस मुल्क में रहते हैं पता है कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे माशरे में हलाल और हराम का फ़र्क जो है वो मिटता जा रहा है। वो लकीर जो है जो कि हलाल क्या है और हराम क्या है वो लोग उस लकीर को भूल गए हैं। बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि किस हद तक ये मामला बिगड़ गया। तो आपका शायद ऑडिट रिपोर्ट भी उन चीज़ों को नहीं पकड़ सकती, हालांकि आप जानते भी हैं, हम सबको पता है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि कम से कम अपने कंट्रोल्स को या सिस्टम्स को इतना टाइट कर लें, रोबस्ट बना लें कि उसमें लीकेज करना या उसमें से चोरी करना जो है वो मुश्किल हो, चोरी करने को हम मुश्किल बना दें। तो उस लिहाज से ये पैरा इम्पोर्टेंट है। ये बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट्स हैं जो खर्च होती हैं, तो इनको सेक्रेटरी साहब वी शुड ट्राई टू शिफ्ट दीज कंपनीज। ये हमारे ऊपर भी एक जो अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी डाली है वो पूरी करने का यही तरीका है कि हम कोशिश करें कि चोरी करना जो है वो मुश्किल से मुश्किल हो लोगों के लिए, सिस्टम्स ऐसे बन जाए। लेकिन फिर वही बात है कि तो इम्प्लीमेंटेड है हर जगह पे, फेशियल रिकग्निशन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट आ रही है सारी कंपनीज के अंदर। तो अब बल्कि वो फेशियल रिकग्निशन भी एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर है जो कि उसकी प्लेस ऑफ ड्यूटी है और जो कि सिस्टम के अंदर मौजूद है। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी उस रेडियस के अंदर जाता है तो फिर उसकी अटेंडेंस मार्क होती है। गुड, अभी तो हम तक काफ़ी हद तक इम्प्रूव करके यहाँ तक आ गए। गुड। और लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त इन्होंने शुरू किया और पहला कहने के अटैम्प्ट उस तरह इट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल, तो अब उन्होंने बेहतरी ले आए उसके अंदर सिस्टम के अंदर से। तो ये ज़रा इसमें जो मैं आपको हम टी ब्रेक से पहले जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी वो आप कोई पैराज, सिग्निफिकेंट पैराज आपने बस यही आइडेंटिफाई किए थे? तो ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट सा, पोल कंजम्पशन POL जो है कंजम्पशन हो रही है उसके साथ लिंक कहाँ पर है सर? यही नेक्स्ट 12F सर, पैरा सर, ये 11F का सर, पेज 23 सर। 12F? Yes sir. According to SOP regarding fuel consumption of operational vehicles, a vehicle tracking system monitors all the vehicles of the company by generating a monthly mileage and fuel consumption report of every vehicle and it helps to and ये अमाउंट्स भी तो देखें ना आप, 5 मिलियन बड़े पैराज पे जाएं, 5 मिलियन से छोटे पैराज को। सर इसमें सर इशू सर हम इस पर फोकस कर रहे थे कि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट इशू है कि जो POL और इसके लिंकेज नहीं है माइलेज, जो इस हवाले से इसको टेकअप किया गया है सर। सर there is one audit para 2.4.23 of Multan Waste Management Company wherein CO made payment, excess payment amounting to 4.854 million during financial year 2021 sir on account of POL despite variance in mileage covered by solid waste collection vehicles as per vehicle
speedometer and vehicle tracking and monitoring system sir. सर इसमें सर ये डिफरेंस था, ये इसमें सर ये नोट किया गया था सर. सर ये फैसलाबाद का 50 मिलियन का है, सेम इशू जिस पे फ्रॉड का पैरा पहले बना हुआ. बात कल देखेंगे. और आपने कोई चीज़ ऐसी आइडेंटिफाई की है या हम फिर कल बाकी रिज्यूम करें? बाकी रिपोर्ट कल देखें. कल रिपोर्ट कल देखें. अच्छा, कल ये आएगी कैटल मार्केट? यस सर. आज भी है? अच्छा, चलें कल फिर इसको ख़त्म करके कैटल मार्केट का भी के पैरास देखेंगे. जी Mr. Chairman, if you allow me, request for the time limit may be extended for the subcommittee for 2 months more till 30th November 2025. This for vote to the committee. Extension चाहिए जी. जी sir. All those in favor? Aye. Thank you sir. Thank you जी. कल इंशाल्लाह 2 बजे. सब कमेटी थी सर, उसकी डेट ख़त्म हो रही थी.